देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा तो देखो कॉस्ट बुक कीपिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब 7, 8 और कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट लेजर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, इनके कॉस्ट लेजर से हमें ये डिटेल्स मिला है। स्टोर्स का डिटेल्स मतलब रिलेटेड अबाउट मटेरियल। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मतलब मटेरियल का परचेज कितना हुआ है, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी से कितना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, डब्ल्यूआईपी से स्टोर लेजर में ट्रांसफर हुआ है, तो उस हिसाब से एंट्री होगा। अच्छा फिर यहाँ पर इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये कहाँ पर जाएगा, ये फैक्ट्री में जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है बोल के फैक्ट्री के हिसाब से आएगा। सोल्ड एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट, मतलब कुछ मटेरियल बेच दिया गया है, कोई स्पेशल केस था मटेरियल बेच दिया गया है तो कॉस्ट कम होगा। शॉर्टेज हुआ है 3000। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बता रखा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज जो डब्ल्यूआईपी में चार्ज हुआ है इसीलिए डायरेक्ट लेबर है। ओवरहेड कॉस्ट चार्ज, क्लोजिंग बैलेंस बता दिया है। यहाँ पर बोला है फिनिश्ड प्रोडक्ट का, देखो यहाँ पर क्या बोला है, एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, जो भी बन रहा है वो पूरा बिक जाएगा एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट लगा के ऑन एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो भी होगा, अगर एक्चुअल कॉस्ट 100 है तो 110 में बिक जाएगा फ्रॉम डब्ल्यूआईपी प्रोसेस, मतलब वर्किंग प्रोसेस। मतलब अभी हम लोग को फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये लोग अपना आउटपुट कैसे सेल करते हैं, डब्ल्यूआईपी के बाद ही सेल कर देते हैं, मतलब डब्ल्यूआईपी अकाउंट के बाद ही वो सेल कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वर्क इन प्रोग्रेस से जो फिनिश गुड्स बन रहा है उसके बाद ही वो लोग बेच देते हैं, डब्ल्यूआईपी से ही ये सेल हो जाता है। गुड मॉर्निंग सुबह। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये देखो डब्ल्यूआईपी से ये वाला सेल हो जाता है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। अच्छा कितना प्रॉफिट लगा के, 10% प्रॉफिट लगा के। अदर्स में देखो वेजेस फॉर द पीरियड बता रखा है, ओवरहेड एक्सपेंसेस बता रखा है। एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट एंड रिकंसाइल देम। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर क्या करके देना है, हमें कॉस्ट शीट बनाना है एक बार, और एक बार हमें पीएल अकाउंट बनाना है। तो ठीक है, कॉस्ट पीएल तो इजीली बन जाएगा, लेकिन कॉस्ट शीट के लिए हमें बाकी डिटेल्स का भी जरूरत होगा। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट शीट के लिए ये सारे अकाउंट जो भी इंफॉर्मेशन है ये ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग करेगा, रिलेटेड लेजर्स को बनाएंगे। जैसे स्टोर का एक लेजर बनाएंगे, डब्ल्यूआईपी का बनाएंगे, एटलीस्ट ये तो पहले बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी देखते हैं। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7 यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या क्या पुट होगा, पहले देखो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर लेजर। ये ओपनिंग बैलेंस, हमेशा स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये एसेट होता है इसीलिए। तो टू बैलेंस बीडी 15,000। अच्छा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर परचेस का एंट्री क्या होगा। परचेस का एंट्री, अच्छा पहला बात ये है कि परचेस का एंट्री पहले बोलो ये इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है। रिकंसिलिएशन करने बोला है तो परचेस का एंट्री कैसे होगा, वो डिपेंड करता है कि हम लोग का इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग हो रहा है कि नॉन इंटीग्रेटेड। अगर रिकंसिलिएशन हो रहा है तो ये कौन सा अकाउंटिंग है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब तो नॉन एक साथ। इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड ना अलग अलग, फाइनेंस वाले अलग बना रहे, कॉस्ट वाले अलग बना रहे, तभी तो रिकंसाइल करेंगे ना। अगर एक ही जन बनाएंगे तब तो नहीं होगा। तो नॉन इंटीग्रेटेड ना, तो फिर परचेज का एंट्री कैसे लिखेंगे, अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो कॉस्ट वाले, ये तो कॉस्ट का लेजर है ना, कॉस्ट बुक का लेजर है, तो ये क्या एंट्री करेंगे, परचेज का, मेटेरियल परचेज का। स्टोर आ जाएगा इनके पास, मतलब स्टोर्स में मेटेरियल आ जाएगा। टू क्या लिखेंगे, सीएलसी। ये तो अब याद हो गया होगा, सीएलसी हो जाएगा। अच्छा ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी से स्टोर में ट्रांसफर हो गया मटेरियल, तो क्या एंट्री होगा, मटेरियल बढ़ेगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, कैसे ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी बोल रहा है।
कितना बोला है 40,000। हाँ बोलो ये क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम WIP। Stored ledger control account debit to WIP control account. हाँ हाँ, टू WIP हो जाएगा, टू WIP यहाँ पर 40,000, ये रिटर्न वाला है, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम WIP, ठीक है। और ये क्या है, ये है परचेज। मैं इसका रिकॉन्सिलिएशन बोला तो मतलब अकाउंटिंग वाला अलग बनेगा और इसका कॉस्ट अलग बनेगा, तो ये इंटीग्रेटेड हुआ ना। अलग अलग बनेगा तो इंटीग्रेटेड थोड़ी ना होता है, इंटीग्रेटेड मतलब तो एक साथ। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब है जोड़ देना। वहाँ पे कैश या फिर क्रेडिटर लिखा जाता है इंटीग्रेटेड में। हाँ ये नॉन इंटीग्रेटेड है। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब जब दोनों जन अलग अलग अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग करेंगे तब पहले तुम ये बताओ कि रिकंसिलिएशन कब होगा, जब अकाउंट अलग अलग बनेगा कि एक साथ बनेगा। मान लो कॉस्ट अलग अलग। बुक अलग अलग बनेगा, कॉस्ट और फाइनेंस बुक अलग अलग बनेगा तभी रिकंसाइल होगा, तो ये क्वेश्चन में रिकंसिलिएशन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब अलग अलग अकाउंट बनेगा, तो अलग अलग बनेगा तो इन दैट केस कॉस्ट बुक में सारा का सारा एंट्री सिर्फ नॉमिनल का होगा, बाकी पर्सनल और रियल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, CLC यूज करेंगे, ठीक है। वही कर रहे हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, एक साथ नहीं है, एक साथ होने को बोला जाता है इंटीग्रेट होना, ठीक है, और एक साथ नहीं होने को क्या बोलेंगे फिर, नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड है ना, तब ये क्या बना, नॉन इंटीग्रेटेड ही तो बना। यस मैम। हाँ वो नाम में कंफ्यूज हो गए हो, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। अच्छा फिर बोला है देखो, इशू टू WIP, तब क्या एंट्री होगा, WIP में मटेरियल भेज दिया हम लोगों ने, बोलो आसान आसान एंट्री है, इशू टू WIP। WIP control account debit to stored ledger control account. हाँ WIP में जाएगा तो WIP बढ़ेगा, मतलब WIP में ट्रांसफर हो रहा है, ये कम हो जाएगा, स्टोर कम हो जाएगा, WIP 80,000। मैं डबल एंट्री হবে তো এগুলোর? हाँ डबल एंट्री तो करते हैं, डबल एंट्री करेंगे। अच्छा ये लिख लेते हैं, उसके बाद अकाउंट बनाएंगे, डबल एंट्री भी कर लेते हैं। इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स और मेंटेनेंस में इशू क्या, रिपेयर्स मेंटेनेंस रिलेटेड विथ प्रोडक्शन होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब फैक्ट्री में बेसिकली गया है तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ बाई WIP फैक्ट्री लिखा, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्ड ledger कंट्रोल अकाउंट. हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इशूड टू रिपेयर, और इसको लिखेंगे इशूड टू WIP। अच्छा ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, इसका एंट्री हो जाएगा, कहाँ चला गया मेरा ये वाला, 10,000, ठीक है, ये वैल्यू 10,000 है। अच्छा इसके बाद बोला है सोल्ड एज ए स्पेशल केस एट कॉस्ट, ठीक है, कोई भी स्पेशल केस के वजह से कुछ मटेरियल बेच दिया गया, तो मटेरियल कब हो जाएगा, पैसा आएगा, बोलो क्या एंट्री होगा, GLA टू सीएलसी स्टोर्ड अकाउंट ledger डेबिट कंट्रोल. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। नहीं CLC डेबिट नहीं होगा, CLC डेबिट क्यों होगा, ठीक से सोच के बताओ, शुभजीत ठीक बोल चले, ठीक से सोच के बताओ, पैसा आने से मटेरियल बेचने से क्या एंट्री होता है, नॉर्मल, पैसा तो आ रहा है, मटेरियल तो जा रहा है, तो मटेरियल क्रेडिट होगा ना, पैसा आने से कैश डेबिट होता है, कैश की जगह क्या डेबिट करो, CLC को, कैश टू, यस मैम. है ना, कैश टू मटेरियल होगा, उसके जगह CLC टू सॉरी हाँ CLC टू SLC हो जाएगा। अच्छा 5,000। नेक्स्ट देखो ये वाला बोल रहा है कि शॉर्टेज हुआ है 3,000 का, तो शॉर्टेज को हम लोग क्या मानेंगे, शॉर्टेज नॉर्मली नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, शॉर्टेज होना कोई एबनॉर्मल बात भी हो सकता है, मान लो चोरी हो गया या कुछ हुआ, अगर एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पे लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल ट्रीट करेंगे तो उसे हम लोग फैक्ट्री में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। देखो दो चीज बताया मैंने, अब ये वाला जो शॉर्टेज है ये एक तरह का लॉस है, अब लॉस तो दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है एबनॉर्मल भी, अगर हम लोग एबनॉर्मल ट्रीट करेंगे तो कॉस्टिंग पे लिखेंगे, उसका नोट दे देना है, अगर नॉर्मल ट्रीट करेंगे तो हम लोग को इसको फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में इस खर्चे को चार्ज कर सकते हैं, नॉर्मल होने से हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं ना, तो ये कहां पर चार्ज कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टेज, और
यहाँ लिख दे एज्यूम नॉर्मल लॉस, ठीक है, जो भी एज्यूम करोगे एग्जाम टाइम में लिख देना है एज्यूम नॉर्मल लॉस बोल के। अगर नॉर्मल लॉस एज्यूम करेंगे तभी फैक्ट्री में चार्ज करेंगे, वरना कॉस्टिंग पीएल जाना चाहिए। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो और कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मेटेरियल रिलेटेड नहीं दिख रहा है। और क्या अकाउंट बनेगा, एक तो WIP बनेगा और एक ये वेजेस वाला भी बोल रखा है, तो इसके नीचे वेजेस बना लेते हैं, मेटेरियल के बाद वेजेस बना लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट होगा, ठीक है, मैंने सिर्फ वेजेस अकाउंट लिख दिया। मैम लॉसটা কত লিখলেন? कॉस्ट 3000, अच्छा हाँ 3000। वेजेस कंट्रोल में देखो, वेजेस का ये देखो, वेजेस फॉर द पीरियड 35,000, ये पेड है, बोलो क्या एंट्री होगा, 35,000 पे किया है वेजेस, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, CLC। জিএলএ। हाँ, तो CLC या फिर GLA, ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग कुछ था क्या, चेक करते हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ क्रॉस पोस्टिंग नहीं था। अब हम लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चार्ज करना है। डायरेक्ट जाएगा WIP के थ्रू से, WIP में ये देखो डायरेक्ट लेबर चार्ज 30,000, ये वाला दिख रहा है, ये देखो डायरेक्ट लेबर चार्ज 30,000, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला क्या लिखेंगे, बाई WIP बोल के, ये हो जाता है बाई WIP। और अगर कुछ इनडायरेक्ट चार्ज भी होगा तो वो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड के थ्रू से जाएगा। अब देखते हैं इनडायरेक्ट कुछ है कि नहीं। इनडायरेक्ट तो कुछ बताया नहीं है यहाँ पर, हाँ ये नहीं, ये तो ओवरहेड का खर्चा बता रहा है। अच्छा, मैंने लास्ट दिन में क्वेश्चन करवाया था, तब मैंने बोला था अगर नहीं होगा तो हमें खुद से दिखा देना है, ठीक है। तो बचा कितना, 5,000। ये 5,000 कहाँ पर चार्ज करेंगे, क्योंकि ये तो इनकर्ड हो चुका है तो अप्लाइड तो होगा। एक ये डायरेक्ट है, फैक्ट्री डायरेक्ट का ओवरहेड। हमें पता, हाँ ये फैक्ट्री में चला जाएगा, ये इनडायरेक्ट वाला हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल बोल के। ये हो गया 35,000। अच्छा, नेक्स्ट हम ম্যাম लोग বলছি যে अकाउंट, এরকম হাই পেন দিয়ে লিখতে হবে মানে এক্সামের টাইমে, বাট না কেউ যদি না লেখার লেখে দরকার তাহলে নেই, হ্যাঁ না আচ্ছা লিখলেও আচ্ছা হবে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এখন লিখে নাও, কেন কি যখন পরে এটা রিভাইজ করবে না আর বুঝতে পারবে না, এটা হলে কি বুঝতে তখন সুবিধা হবে। अब हम लोग लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल बना लेते हैं, या फिर WIP भी बना सकते थे। क्या करें यहाँ पर, ठीक है, ये जगह ना फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, लिख दिया है मैंने, इसको यहाँ पर बना लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। इसका कुछ क्रॉस पोस्टिंग है तो कर लेते हैं, बहुत सारा क्रॉस पोस्टिंग है फैक्ट्री ओवरहेड में, ये वाला है टू वेजेस कंट्रोल है, टू वेजेस कंट्रोल 5,000। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का ये वाला है, इशू फॉर रिपेयर और शॉर्टेज, मतलब टू SLC 10,000 3,000 10,000 3,000। अब इसको तुम लोग एक साथ नहीं लिख सकते हो कि 13,000 लिख देंगे, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है, इसीलिए अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्टेज के लिए एंट्री हुआ है, और ये जो 10,000 वाला है इसका रीजन कुछ और था, ये रिपेयर के लिए, ठीक है, इशू टू रिपेयर। तो इसको कभी भी एक साथ नहीं लिखना है, तुम लोग को अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग बात है, ठीक है। तो क्या होगा, तुम लोग को समझने में भी आसानी हो जाएगा। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर 1,25,000 का पेमेंट भी था, तो ये टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल मतलब CLC हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। अच्छा, और कुछ है, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अब फैक्ट्री से कहा जाएगा, फैक्ट्री से WIP में ट्रांसफर होगा, इनडायरेक्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट चार्ज 1,20,000 बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई WIP 1,20,000, WIP बोल के आ जाएगा, बाकी बैलेंस करके आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 10,000 और ये 5 और 3 8,000, मतलब ये 5,000 1,43,000 हो रहा है, 1,43,000 माइनस 1,20,000, यहाँ पर कर देते हैं 1,20,000, ये हो गया 23,000, ठीक है, 23,000 1,43,000।
1,43,000, ठीक है। इसको तुम लोग क्या लिखोगे, बाई बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, बाई कॉस्टिंग पीएल भी लिख सकते हो, लास्ट दिन मैंने दिखाया था ना ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम बैलेंस ही लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें अलग से बनाना ही है कॉस्ट शीट, तो मैंने यहाँ पर 23,000 का बैलेंस ही दिखा दिया। चाहो तो कॉस्टिंग पीएल भी लिख सकते हो ओवर अंडर रिकवरी के हिसाब से। जैसे देखो इतना हम लोगों ने खर्चा किया, बट इतना हम लोगों ने अप्लाइड किया, तो बाकी ये बच गया। अच्छा, और एक अकाउंट हम लोग का बनना चाहिए WIP का, WIP कंट्रोल। अच्छा, WIP का क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। WIP में देखो पहले बैलेंस दिख रहा है 30,000, ओपनिंग WIP टू बैलेंस BD 30,000। अच्छा, इसके अलावा हम लोग का क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा WIP में, ये देखो स्टोर लेजर कंट्रोल 80,000 ये चला जाएगा, और ये रिटर्न वाला चला जाएगा, तो ये टू स्टोर लेजर कंट्रोल भी आएगा और बाई स्टोर लेजर कंट्रोल भी आएगा, ठीक है। बाई स्टोर लेजर कंट्रोल ये 40,000 ट्रांसफर टू SLC स्टोर लेजर कंट्रोल, और ये वाला है 80,000, ये 80,000 है इशूड टू WIP, इशूड लिख देते हैं सिर्फ, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का बात है, ठीक है। अच्छा, और वेजेस कंट्रोल में एक था ये वाला 30,000 टू वेजेस कंट्रोल, डायरेक्ट वेजेस वाला, क्योंकि ये वाला अकाउंट हमें सारा डायरेक्ट खर्चा ही बताता है। टू वेजेस कंट्रोल 30,000। अच्छा, और क्या था, फिनिश गुड्स में आया था 1,20,000 टू फिनिश गुड, सॉरी फिनिश गुड्स बोल रहे, फैक्ट्री ओवरहेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,20,000, ये हो गया। अच्छा, और कुछ था, और यहाँ पर देख लेते, 30,000 हम लोगों ने लिख लिया, 30 दोनों ही लिख लिया, ओवरहेड कॉस्ट चार्ज क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट बोला था कि फिनिश गुड्स का क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि WIP से ट्रांसफर फिनिश गुड्स में होता है, तो हम लोग का यहाँ पर बाई फिनिश गुड्स कंट्रोल बोल के एक अकाउंट आता है, फिनिश गुड्स कंट्रोल बोल के, ठीक है। अब कितना सेल हुआ है देखो, बोल रहा है कि एंटायर आउटपुट, जितना आउटपुट था पूरा का पूरा ही 10% प्रॉफिट लगा के बिक गया है, लेकिन हमें तो प्रॉफिट यहाँ पर ऐड नहीं करना है, हमें यहाँ पर कॉस्ट में दिखाना है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना सारा आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो फिनिश्ड आउटपुट कितना है वो चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, रुको ये अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, मेटेरियल वाला, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर मेटेरियल का बैलेंस निकाल लेते हैं, बाई बैलेंस CD, ये हो ही गया लगभग, यहाँ पर 40 और 80, 1,20,000 1,20,000 1,35,000 1,35,000 1,35,000, और ये 80 और 10 90 98,000 37 1,35,000 ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर वेजेस कंट्रोल भी कंप्लीट है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर WIP, इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग बताया था शायद, क्लोजिंग बैलेंस 20,000, नहीं तो दो क्लोजिंग तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, बाई बैलेंस CD 20,000, तो बाकी जो है इसका मतलब देखो हम लोग का इतना WIP पे खर्चा लगा, इसका मतलब क्या हुआ, 30,000 पहले से WIP में था, इस बार 80,000 मेटेरियल का खर्चा किया, 30,000 वेजेस का खर्चा हुआ, फैक्ट्री का 1,20,000 का खर्चा हुआ, तो टोटल WIP 2,60,000 हो गया, ठीक है। उसमें से ये मेटेरियल जो यहाँ पर दिख रहा है इसमें से 40,000 रिटर्न बैक हो गया, मतलब ये वाला खर्चा 2,20,000 आ गया, जिसमें से 20,000 बच गया है, मतलब एज ए WIP ही रह गया, तो फिनिश गुड्स में कितना बना, बाकी बचा हुआ 2 लाख, ये बैलेंस करके आया इस पर, ठीक है। ये हो गया 2,60,000। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर क्वेश्चन तो ये जो हम लोगों ने रेडी कर लिया, बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंस और कॉस्ट देखो और उसको हमें रिकंसाइल करना है जहां जहां चेंजेस दिखेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस्ट शीट बना लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट में हम लोग का क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितने लिखना है हमें, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे ना, कंज्यूम्ड कितना लिखोगे, ये देखो परचेज ओपनिंग में 15 था, परचेज हुआ है 80,000, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर
ट्रांसफर टू WIP, इशू टू WIP, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा? कंज्यूम कैसे निकालेंगे? सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं ना, 80,000 परचेस किया हम लोगों ने और क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह गया, उसका बैलेंस निकालेंगे तो नहीं होगा। देख लेते हैं। 1,35,000, ये 37 रह गया। यूज कितना हुआ है? यूज हुआ है हम लोग का, ये देखो इशूड जो हुआ है ये वाला 80,000, इसमें से देखो हम लोगों ने 40,000, देखो हम लोग कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है। यहाँ पर डायरेक्ट रॉ मटेरियल का बात होता है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल रिप्रेजेंट किया जाता है WIP से, ठीक है। तो WIP में जो चार्ज हुआ है वही डायरेक्ट रॉ मटेरियल है और यहाँ पर 40,000 का रिफंड भी दिखा रहा है। इसका मतलब इसका नेट करेंगे तो हो जाएगा, इधर 80 इधर 40। अगर ये वाला डेटा नहीं रहता, बाई चांस अगर रिटर्न नहीं रहता WIP से, तो सिर्फ ये वाला लिखने से ही हमारा डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। बाकी सब क्यों नहीं आएगा? देखो ये हम लोगों ने ओपनिंग में था, ये हम लोगों ने परचेज किया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो वैसे भी करोगे तो वही कैलकुलेशंस आ जाएगा। हम लोग के पास 15,000 रॉ मटेरियल था, उसमें से और भी 80,000 हम लोगों ने और भी खरीदा, हम लोग के पास टोटल 95,000 था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वहां से कहाँ दिया, ये पूरा डायरेक्ट नहीं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इंक्लूडेड होता है ना। 10,000 इनडायरेक्ट हो गया, 5,000 का हम लोगों ने सेल कर दिया और ये नॉर्मल लॉस हो गया, तो ये सब डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब डिडक्ट हो जाएगा, ये भी डिडक्ट हो जाएगा। सोच के देखो, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस करने के बाद अगर देखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डायरेक्ट नहीं है। ये बेच दिया है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये शॉर्टेज है तो ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये यूज तो हुआ नहीं, माइनस हो जाएगा। 37,000 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है तो ये भी कंज्यूम नहीं है, तो ये सब लेस करने से आ रहा है ना 40,000 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इतना ही हम लोगों ने यूज किया। उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? हमारे पास टोटल इतना था, ये सब हुआ है। अब हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं? हम लोग ऐसे दिखाएंगे, अच्छा हाँ, और 80,000 ये ऐड कर लो। 80,000 हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल में इशू किया है, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने 40,000 रिटर्न किया है, तो हम लोग नेट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं कि हम लोगों ने डायरेक्टली 80,000 मटेरियल इशू किया था लेकिन 40,000 रिटर्न में आ गया। इसका मतलब 40,000 ही हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, क्योंकि यहाँ पर तो इनडायरेक्ट दिखाना है नहीं हमें, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसे दिखाएंगे। कितना हम लोगों ने WIP में ट्रांसफर किया था? 80,000, लेकिन वहां से रिटर्न आ गया। अगर रिटर्न नहीं आता, ये पूरा का पूरा 80,000 ही हमें लिखना पड़ता। ये हो गया। अब लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? वेजेस कंट्रोल में बाई WIP जो होता है वही वाला वैल्यू होगा, यही डायरेक्ट वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ रहेगा तो देखो आसानी से समझ में आ जाता है 30,000। ये दोनों टोटल कर लो, ये प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया, ठीक है। ম্যাম বলছি যে র মেটেরিয়াল তো একটা ফর্মুলা ছিল যে ওপেনিং প্লাস পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং স্টক করলে তো র মেটেরিয়ালস কনজিউম আসে। সেটাই তো এক্ষুনি করে দেখালাম, এটাই তো ওপেনিং স্টক আর পারচেজ, আর এটা কনজিউমড, এটা রিটার্ন, আর এগুলো হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেটেরিয়াল, এটা ক্লোজিং স্টক। ওটাই বললাম না এক্ষুনি, মাইনাস করে দেখালাম, একই তো ব্যাপার। এটাই তো ওপেনিং স্টক, এটাই তো পারচেজ, তাহলে ওপেনিং স্টক প্লাস পারচেজ করেই তো আমি বললাম 95,000। হ্যাঁ 95 মাইনাস ক্লোজিং স্টক 37,000 আছে। হ্যাঁ, তা 37,000 মাইনাস করো, কত হচ্ছে? 58,000 হচ্ছে আর কি, 95 মাইনাস 37। হ্যাঁ 58,000 হচ্ছে, কিন্তু এই পুরোটা কনজিউম হবে না, তো তোমাকে তো ডাইরেক্ট কনজিউমটা চাই, তাহলে সেখান থেকে তোমাকে ইনডাইরেক্ট গুলো বাদ দিতে হবে। তো 10, 5 আর 3 কত হয়ে গেল? 18, হ্যাঁ 40 আসছে না? 40,000 ही तो আসছে তাহলে, হ্যাঁ है ना? अच्छा, प्राइम कॉस्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिखाएंगे हम लोग? जो WIP डायरेक्ट वाला दिखाना पड़ेगा ना, हम लोग कौन सा दिखाएंगे? 1,20,000, क्योंकि अप्लाइड कितना किया है वही तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो अप्लाइड हुआ है 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1,20,000 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,90,000। ये हो गया 1,90,000। अब इसमें अगर कुछ ओपनिंग WIP है ऐड करना पड़ेगा। ओपनिंग WIP था क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये तो WIP यहाँ पर है। ओपनिंग वाला है 30 और क्लोजिंग है 20।
और यहाँ पर लेस कर देते, इसी लाइन में कर देते, क्लोजिंग WIP है हम लोगों का 20, तो ये 10,000 हो गया, मतलब 2 लाख, ठीक है, तब 2 लाख हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया कॉस्ट ऑफ, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का हमें क्वेश्चन कुछ भी पॉइंट दिया हुआ था, ना हम लोग को सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, कुछ नहीं। इसका मतलब यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से ही सेल हो रहा है, तो यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स भी, ठीक है, यही हम लोग का कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा। वैसे देखो तो ये फैक्ट्री कॉस्ट है, लेकिन इसके बाद अगर कुछ खर्चा नहीं दिया है, यहाँ से ही डायरेक्ट बिक रहा है, यहाँ पर बोल दिया था, देखो हम लोग का एंटायर आउटपुट सोल्ड कहाँ से, फ्रॉम WIP प्रोसेस के बाद से, तो यहाँ से ये जो बना, यहाँ से हम लोग का बिकना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रॉफिट भी बता दिया था, प्रॉफिट है एट द रेट ऑफ 10% ऑन एक्चुअल आउटपुट, तो ये हो जाएगा 20,000, तो 2,20,000 ये हम लोग का सेल्स का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो है फाइनेंस वाला बना लेंगे, ठीक है, फाइनेंस वाला PL बनाएंगे, फिर रिकंसिलिएशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर पहले लिखेंगे, पीछे कीजिएगा। হ্যাঁ ঠিক আছে। ये सो हो गया। अच्छा देखो, तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, जो भी चार्ज है ना, मतलब जो पेड होता है वही खर्चा हम लोगों का यहाँ पर दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेजेस का बोला है, देखो 35,000, तो वेजेस का 35 हो जाएगा, ओवरहेड का 1,25,000 बोला है, तो ओवरहेड का 1,25,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्लोजिंग WIP है, तो ये आ जाना चाहिए 20,000, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पर हमें दिखाने का जरूरत नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग वाला ही दिखाएंगे। सॉरी, ओपनिंग भी तो दिखाना पड़ेगा ना, जैसे ओपनिंग मटेरियल दिखाते वैसे ओपनिंग WIP भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। ये चार्ज नहीं आता है, चार्ज का मतलब होता है कि कितना हम लोगों ने खर्चा इस बार कॉस्ट शीट में चार्ज किया, वो तो कॉस्ट शीट में दिखाया जाता है ना, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये लोग थोड़ी ना उस तरह से मेंटेन करते हैं जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है तो लिखना पड़ेगा टू ओपनिंग, पहले हम मटेरियल से लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर लिखते, दो तरह का ओपनिंग स्टॉक है, एक है, रियल में इशू जाता है, मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ये सब। क्या बोल रहे हो, बोलो और एक बार। मैं इसे तो ट्रेडिंग का आइटम है ना। हाँ, ट्रेडिंग का आइटम है, एक्चुअली ये ट्रेडिंग PL ही तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अलग से ट्रेडिंग और PL बनाने का जरूरत नहीं होता है, हमें सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए प्रॉफिट का जरूरत होगा, तो प्रॉफिट PL में निकलेगा। वैसे PL में टेक्निकली देखो तो वो नहीं आता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग नहीं आता है, लेकिन यहाँ कॉस्ट शीट कॉस्टिंग में जब हम लोग रिकंसाइल करेंगे ना, तो इसको एक ही जगह पे कंबाइन करके दिखा सकते हैं। अगर चाहो तो इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है, नहीं PL सॉरी T शेप में तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाइफर्केशन कैसे होगा, बाइफर्केशन हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज अलग अलग होंगे, हर जगह पे सेम वैल्यूज नहीं होगा, तभी रिकंसाइल करने का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन मेटेरियल का आता है, ट्रेडिंग में भी नहीं आता है, वो आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, WIP भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है, लेकिन जैसे अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं होने पे हम लोग ट्रेडिंग में दिखा देते हैं, जैसे कि फ्यूल कॉस्ट हो गया, पावर कॉस्ट हो गया, होता तो वो फैक्ट्री का है, वो तो ट्रेडिंग में आना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग दिखा देते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग मिसिंग रहता है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग सारा चीज जो है वो PL में दिखा देंगे, जहां से हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, अलग से ट्रेडिंग का जरूरत नहीं होगा। लेकिन अकाउंट्स अगर प्योरली अकाउंट्स करते हो तब जरूर जरूरत है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें अलग अलग दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग PL में ही पूरे चीजों को एक साथ दिखा सकते हैं, ये अलाउड रहता है हम लोगों का। अच्छा, अब देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना लिखेंगे, बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, 15,000। 15,000 लिख देते हैं। और WIP 30,000, ठीक है। बेसिकली ये दोनों ही ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आइटम है। अच्छा, फिर यहाँ पर टू परचेज लिख देते हैं, मटेरियल खरीदा भी तो था, कितना मटेरियल खरीदा हम लोगों ने, 80,000। अच्छा, और इसके बाद WIP ये सब इन लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, ये कॉस्ट वाले रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इशू टू रिपेयर सोल्ड एज अ स्पेशल
केस एट कॉस्ट ये बोला है, ये हम लोगों को दिखाना चाहिए, ठीक है। ये हमारे मेटेरियल कॉस्ट को कम करेगा 5000, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देते हैं, 80,000 मैंने यहाँ पर दिखा दिया और यहाँ पर लेस करके दिखा देते, लेस सेल बोल के, ठीक है, लेस सेल बोल के दिखा देते 5000, जो हमारे मेटेरियल कॉस्ट को कम करके दिखाएगा, यानी ये हो जाएगा 75,000, ये 75,000 हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ये चार्ज वाला पॉइंट तो नहीं आएगा, क्लोजिंग, WIP का क्लोजिंग, तो यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के मेटेरियल भी लिख देंगे और WIP भी लिख देंगे, अगर मेटेरियल भी है तो। मेटेरियल हाँ है, कहाँ पर है पता है, जब अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ पर शायद मेटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस आया है, ये वाला लिखेंगे 37,000, क्योंकि हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है ना डेटा, तो यहाँ बैलेंस जो आया था वही वाला मेटेरियल का क्लोजिंग हो जाएगा, और WIP का क्लोजिंग हो जाएगा 20,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल, सेल्स कितना लिखेंगे बोलो, सेल कितने में किया, एंटायर आउटपुट 10% प्रॉफिट के साथ बिक जा रहा है, तो सेल कितना हुआ था, अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था 2,20,000, ये भी एज इट इज होगा, ये भी इतना ही रिकॉर्ड करेंगे, अलग तो कुछ बोला नहीं है, 2,20,000, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग कर दिया यहाँ पर, और क्या आ जाएगा, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग मेटेरियल, और देख लेते हैं क्या आएगा, वेजेस आएगा, वेजेस, वेजेस और ओवरहेड 35,000, टू वेजेस 35,000, ठीक है, और टू ओवरहेड, वैसे ओवरहेड कहाँ आता है, ये फैक्ट्री ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस 1,25,000। अब देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, यहाँ पर हो गया हम लोगों का इधर 2,20,000 प्लस 57,000, तो ये हो जाता है 2,77,000, इधर ज्यादा है शायद, ये देखो 35 और ये हो गया 25, 1,60,000 और ये हो गया 3,000 है लॉस। 3,000 लॉस। अच्छा, बाय नेट लॉस बैलेंस करके 3,000, 2,80,000 आ रहा है टोटल इधर वाला, क्योंकि 2,77,000 आया था, 3,000 का अगर लॉस है तो इतना ही होगा। अब इतने में कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अब बोल रहे हैं कि रिकंसाइल करके दिखाओ। अब रिकंसाइल क्या क्या चेंजेस है, देखो मेटेरियल, इनका मेटेरियल कंज्यूम्ड है 40,000, ठीक है, और इनका मेटेरियल कंज्यूम कितना है चेक करो, 15,000 और 75,000 कितना होता है, और क्लोजिंग माइनस कर दो कितना होगा, 53। एक मिनट, यहाँ पर लेकिन सेल एडजस्ट किया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर सेल एडजस्ट किया हुआ है। अच्छा, एक सेकेंड देख लेते हैं, वेजेस का एक बार चेक कर लेते हैं, 30,000 मेटेरियल भी बताते हैं, वेजेस यहाँ पर कर रखा है 35,000। अच्छा, ये भी रिकंसाइल करना पड़ेगा, यहाँ 30 वहां 35, प्रोडक्शन ओवरहेड 1,20,000, यहाँ पर 1,25,000, सेल्स का ठीक है, सेल्स में कोई चेंजेस नहीं, क्लोजिंग मेटेरियल 37, यहाँ पर पूरा एडजस्ट करके हम लोगों ने कर रखा है, 40,000 कंज्यूम्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कंज्यूम नहीं दिखेगा, यहाँ पर मेटेरियल का वैल्यू दिखेगा, ठीक है, और WIP का क्लोजिंग है 20,000, ठीक है, बेसिकली हम लोग का डिफरेंस आया यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, और कहाँ डिफरेंस आया है, यहाँ पर ये मेटेरियल का, ये देखते हैं WIP, ये नहीं, ये डिफरेंस नहीं आया, WIP 20,000 इधर भी लिखा हुआ था, WIP 20,000 इधर भी लिखा हुआ था, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, ये लॉस है, ये इसको नहीं देखना पड़ेगा, ये भी नहीं देखेंगे हम लोग, WIP में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये सर्कल किया हुआ, इसमें चेंजेस दिख रहा है मुझे। अच्छा, और ये ओपनिंग WIP 30,000, इसमें भी शायद कोई चेंजेस नहीं है, चलो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ये भी नहीं देखना पड़ेगा। बचा हमारा वेजेस, ओवरहेड, और यहाँ पर मेटेरियल को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलो रिकंसिलिएशन ये 3 पॉइंट पे होगा, यहाँ पर लिखते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करें, कहीं से भी कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, इस तरह से प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस लिख देते, बेसिकली लॉस हुआ है एज पर, স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেল।
मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। देखो हाँ ठीक है। हाँ, ये फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। लास्ट दिन हम लोगों ने कॉस्ट बुक से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन में बता दिया था, अभी कुछ नहीं बताया, हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का है 3000, ठीक है। ये माइनस में दिखाना चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू में दिखाएंगे क्योंकि लॉस है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था, हम लोग सोचेंगे, हम लोग फाइनेंस के कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कॉस्ट बुक की तरह सोचना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कॉस्ट बुक में क्या आ रहा होगा, ठीक है। या तो ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है इसके हिसाब से, या तो लेस करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करते हैं। जैसे मैंने पहले वेजेस का देखा, वेजेस इन्होंने 30,000 चार्ज किया है, जबकि इन्होंने 35,000 चार्ज किया है। तो कॉस्ट वाले ने 5,000 कम चार्ज किया है, और 5,000 कम चार्ज करने के लिए इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो हम लोगों को भी ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे वेजेस चार्ज अंडर चार्ज लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे किसके हिसाब से, लिखेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें एडजस्ट कर रहे हैं ना। अंडर चार्ज है 5,000, तो 5,000 हम लोग को यहाँ पर ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं, यहाँ 1,25,000 है, यहाँ पर है 1,20,000, मतलब 5,000, ठीक है। 5,000 जो है इन्होंने कम दिखाया, तो अगेन इनका 5,000 से प्रॉफिट जो है ज्यादा दिख रहा होगा, तो इसमें ऐड कर देंगे। ओवरहेड अंडर चार्ज, ये भी हो गया 5,000। अच्छा, अब না বলছি हम যে এই অ্যাড আর লেসটা খালি একবারই লিখতে হবে, মানে এটা ফরম্যাটের মধ্যে। হ্যাঁ ফরম্যাটের মধ্যে অ্যাড উপরে লিখে দাও, লিস্টটা নিচে লিখে দাও। এবারে অ্যাড আইটেম গুলো অ্যাডে থাকবে, যেরকম লাস্ট দিন করেছিলাম। এখানে তো কম আইটেম হচ্ছে, এই যে এখানে, আর এইটা যেটা, এটা ওয়ার্কিং। অ্যাডলেস যেরকম রিকনসিলিয়েশন করেছো না বিআরএস, সেই রকমই আমি এইভাবে করি, অ্যাডলেস লিখে, অ্যাড লিখে যে আইটেম গুলো অ্যাডে আসবে অ্যাডে, লেস লিখে একটা গ্যাপ রেখে যতটা দরকার হবে সেই হিসেবে। মানে ওয়ার্কিংটা কি কম্পালসারি করতে হবে? না করে করতে পারলে করতে পারো, কম্পালসারি তো না। ঠিক আছে। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस हो गया। अच्छा, अब बचा हम लोग का बाकी सब एज इट इज है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेटेरियल वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मेटेरियल वाला यहाँ पर दिख रहा है 40,000। यहाँ पर चेक करते हैं कितना आया था हम लोग का। 15,000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में है, और यहाँ पर 15,000, और परचेस किया हम लोगों ने 75,000, तो ये 90,000, और यहाँ पर 37। तो इनके हिसाब से कंज्यूम 53 हो रहा है, जबकि इनके हिसाब से हो रहा है 40, मतलब 13,000 का गैप आ रहा है, ठीक है। 13,000। अच्छा, तो इसका मतलब 13,000 इन्होंने मेटेरियल का खर्चा क्या दिखाया है, 13,000 से इन्होंने मेटेरियल का खर्चा कम दिखाया है, तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। अगेन ऐड ही हो रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल कंज्यूम्ड अंडर कंज्यूम्ड लेस, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 13,000, तो ये कितना हो जाएगा, 13,000 प्लस 10,000, 23 माइनस 3,000, तो ये 20,000 आ गया। देखो आ गया 20,000 का प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ठीक है। वही हम लोग का है यहाँ पर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 20,000 ही है, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ चेंजेस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने में डिफिकल्टीज हो सकता है तुम लोग को, क्योंकि मेटेरियल डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है कितना है। तो कुछ नहीं, सिंपल इधर ऐड उधर लेस कर दो, लेस करने से 53 आएगा, वहां 40 है तो 13 का गैप होगा। अब हर जगह पे अगर देखो तो कॉस्ट वालों ने खर्चा कम ही दिखा रखा है फाइनेंस वालों से, यानी इनका प्रॉफिट हमेशा ज्यादा ही दिख रहा होगा। तो अगर हमें फाइनेंस से कॉस्ट में पहुंचना है तो वो सारा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, ये ठीक तो है। लास्ट वाला फिर बता दीजिएगा। मेटेरियल वाला ये देखो, मेटेरियल इन्होंने कितना यहाँ पर खर्चा कर रखा है, इन्होंने 15 प्लस 75 बता रखा है।
तो ये कितना हो जाएगा 90,000। अब जब हम लोग कॉस्ट वालों से कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट में तो हमारा पूरा एडजस्ट करके कंज्यूम्ड दिया हुआ है। एडजस्ट में क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो हमें अगर एडजस्ट करना है तो इसी बेसिस पे करना होगा, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो हम लोग का नॉर्मली जब हम लोग ट्रेडिंग पेल बनाते हैं ना, तो यहाँ पर किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक आता है बोलो तो मेटेरियल या WIP नहीं आता है, बहुत ही कम आता है। एक्चुअली आता है फिनिश गुड्स का, ठीक है, तो वो लेस नहीं होता है। इसके पहले दिन भी जब हम लोगों ने किया था, तुम लोग सोच सकते हो उस दिन तो हम लोगों ने ये लेस नहीं किया था, क्योंकि वो फिनिश गुड्स का था, वो मेटेरियल भी नहीं था, वो WIP भी नहीं था। लेकिन यहाँ मेटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बताया, तो 90,000 ये दोनों का टोटल और माइनस 37,000 यानी रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, इनके हिसाब से कितना हो गया 90 माइनस 57, तो इनके हिसाब से हो गया 53। और जो कॉस्ट वाले हैं उनके हिसाब से कितना हुआ था 40,000, तो फिर इसका गैप कितना हो गया 13,000। अब इन्होंने अगर प्रॉफिट खर्चा कम दिखाया तो इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, तो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए ऐड कर दिया 13,000। और कोई आइटम था नहीं मिसमैच वाला, तीनों ही हम लोगों ने लिख डाला, तो यहाँ पर आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, यहाँ पर 20,000। देखो समझ में आएगी। अगर तुम लोग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी देखोगे तो भी समझ जाओगे। ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया मेटेरियल वाला, बोलो। यस मैम। अच्छा यहाँ पर देखो, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट देखोगे तो भी समझ जाओगे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है 23,000 देखो, और यहाँ पर कितना हुआ है, ये सबका टोटल बताओ मुझे, ये कितना हुआ है 23,000। 23,000, ये सबका टोटल 23,000 है। 23,000 का मिसमैच क्यों दिख रहा है, क्योंकि इनकट कुछ और है, अप्लाइड कुछ और है, तभी तो 23,000 का गैप क्या दिख रहा है। क्यों, देखो ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने वेजेस को 35,000 पे किया है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो वेजेस 30,000 ही मैंने क्या किया है, 30,000 ही मैंने डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड किया है, ठीक है। ये जो 5,000 का गैप हो रहा है उस वजह से, और वही 23,000 तुम लोग को ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में दिख जाएगा, ये देखो ये वाला, ठीक है। ये है हम लोग का क्या अंडर रिकवरी, ठीक है, ये वाला 23,000। डायरेक्ट इसको उठा के भी ऐड कर देते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इसका नॉलेज होना चाहिए ये कैसे करके रिकंसिलिएशन बनाते हैं। तो ये हमेशा यहाँ पर जो अमाउंट है ना उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल हम लोगों का 5,000 इनडायरेक्ट में गया था, ये 10,000, ये शॉर्टेज, ये सब एडजस्ट करके यहाँ पर खर्चा इतना हुआ है बट अप्लाइड इतना ही हुआ है, तो गैप ना 23 का दिखेगा। लेकिन वो लोग तो खर्चा यही वाला दिखाएंगे ना, क्योंकि वो तो कैश में कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट की तरह तो नहीं करते हैं। अगर उन्होंने मेटेरियल खरीदा है तो वो पूरा का पूरा परचेज का अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ये गैप आ रहा है, ये देखो 23, और यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं तो भी 23 ही आएगा। चलो ये वाला हो गया हम लोग का 7th वाला। अब 8th नंबर वाला देखो क्या बोल रहा है। The following figures have been extracted from the financial account of a manufacturing firm for the first year of its operation. Direct material consumption, direct wages, factory overhead, general administration, selling, distribution, bad debt, preliminary expenses, legal charge, dividend, interest। तो ये लगभग देखो ये जितने भी दिख रहा है ना, जैसे कि मान लो ये बैड डेप्ट हो गया, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, लीगल चार्जेस हो गया, ठीक है, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारा का सारा फाइनेंस वाला बात है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP, द कॉस्ट अकाउंट ऑफ द सेम पीरियड रिवील दैट द डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 56 लाख, बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 लाख। ये सारा इंफॉर्मेशन कौन दिया है, फाइनेंस वाले दिया है, ठीक है। और कॉस्ट वाले बोल रहे हैं नहीं, हम लोगों के हिसाब से मटेरियल कंजम्पशन 50 लाख नहीं है, हम लोग के हिसाब से मटेरियल कंजम्पशन 56 लाख है। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर 20% ऑन प्राइम कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर 6 पर यूनिट ऑफ गुड सोल्ड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 8 पर यूनिट सोल्ड है। प्रिपेयर करने के लिए बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, PL अकाउंट बना के दिखाना है, फिर क्या करना है, प्रॉफिट रिकंसाइल करना है, ठीक है, रिकंसाइल। तो नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंस और अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कर लेते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से कर रहे हैं। कुछ नहीं है, बस देख देख के लिखना है और कुछ नहीं। देखो मटेरियल लिख दो, डायरेक्ट वेजेस लिख दो, लाइन बाय लाइन लिखते जाओ और कुछ नहीं करना है।
टू डायरेक्ट मटेरियल, तब हम लोग को पीएल पता चले। यहाँ तो अलग भी नहीं करना है कि ट्रेडिंग अलग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, इस तरह का कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 50 लाख, डायरेक्ट वेजेस 30 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, टू डायरेक्ट वेजेस, सिर्फ वैल्यूज को लिखते जाना। टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख दिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सब यहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहो तो कि ट्रेडिंग पीएल के फॉर्मेट में बनाओगे तो भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, अगर चाहे, अगर देखो जैसे ये वाला मैंने बनाया था, यहाँ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो ये यहाँ पर जीपी निकाल लिए, ठीक है, यहाँ पर जीपी निकाल लिए और ओवरहेड को पीएल पे ट्रांसफर करके दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग करके दिखा देते हैं। देखो ये वाला हो गया, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्स। फैक्ट्री लेकिन हमेशा ट्रेडिंग में ही आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रिपेयर करने के लिए बोला नहीं है। सेल्स है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक WIP का था, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड्स का है 3,20,000, और WIP का ये है 4,000 यूनिट। अच्छा WIP का कहाँ चला गया, 2,40,000, ये देखो क्यों, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक के नीचे ही दोनों आइटम लिखा हुआ है, 2,40,000 यहाँ पर लिख देते हैं। इसका यूनिट तो अभी तक नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं 2,40,000, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर अगर चाहो तो जीपी निकाल के आगे फिर इसको ब्रॉट डाउन करके कर सकते हैं। तो एक बार ऐसे करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर बहुत सारा आइटम, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख प्लस ये हो गया 5,60,000, मतलब 1 करोड़ 25,60,000, और माइनस हो जाएगा 96 लाख, माइनस 96 लाख, तो ये वैल्यू हो गया 29,60,000, ठीक है, 29,60,000, ये 1 करोड़ 25,60,000। अब ये ब्रॉट डाउन कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हमें तो पीएल ही चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें पीएल चाहिए, हमें जीपी से लेकिन कोई मतलब नहीं है, अभी डायरेक्टली पीएल ही चाहिए। अब 2 पार्ट में बनाओ या फिर 1 पार्ट में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब लिखेंगे। 7 लाख 9,60,000 टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये हो गया 7 लाख, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये हो जाएगा 9,60,000। अच्छा, और क्या है, बैड डेट, बैड डेट आएगा कि नहीं बोलो, ये फाइनेंस कर रहे हैं, बैड डेट आएगा कि नहीं आएगा, यस मैम, आएगा ना, हाँ। बैड डेट 80,000, ये तो फाइनेंस वाले हैं जो तुम लोग करते हो नॉर्मली, जैसा फाइनल अकाउंट्स बनाते हो वही वाला कर रहे हैं। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करेंगे तो पीएल से ही ना करेंगे, 40,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। अच्छा, इसके बाद लीगल चार्जेस आ जाएगा, 2 लीगल चार्जेस 10,000। अच्छा, लीगल चार्जेस के बाद डिविडेंड रिसिप्ट, ये बाई साइड में आएगा, डिविडेंड रिसिप्ट 1 लाख, बाई डिविडेंड, ये इनकम है इसीलिए बाई साइड में आएगा, बाई डिविडेंड ये हो जाएगा 1 लाख। और क्या था, और था इंटरेस्ट, ये भी आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20,000, बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20,000। अच्छा, इसके बाद सेल्स तो लिख दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। नीचे इंफॉर्मेशन जो है कि डिफरेंसेस बताया कि कॉस्ट वालों ने इसी चीज का क्या क्या चेंजेस किया है अपने हिसाब से। 29,60,000 और ये हो गया 30,80,000 हो जाएगा, फिर 30,80,000, 30,80,000। अच्छा, अब चेक करते हैं, ये हो गया 80 और 40,
40 और 10, 50 और 80, 1,30,000, 1,30,000 ये हो गया 8,30,000 प्लस 9,60,000, 8,30,000 प्लस 9,60,000, तो ये 9,60,000, 8,30,000 माइनस 30, 80 और 3 जीरो, तो ये हो गया 12,90,000 आ रहा है बैलेंस करके नेट प्रॉफिट। तो ये फाइनेंस वाले के हिसाब से नेट प्रॉफिट हो गया 12,90,000, ठीक है। अब हम लोग कॉस्ट वाले के हिसाब से नेट प्रॉफिट प्रिपेयर करेंगे, मतलब कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट, ठीक है। अभी ये आसान होगा, क्यों? देखो यहाँ पर बता ही दिया है डायरेक्टली कि क्या क्या इनको करना है। तो डायरेक्ट मेटेरियल सबसे पहले, डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम 56 लाख, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इनके हिसाब से है 56 लाख, ठीक है। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के बारे में इन्होंने देखो अलग से कुछ नहीं बोला, यानी जो फाइनेंस वालों ने चार्ज किया है वही इन्होंने भी चार्ज किया होगा। अगर कुछ अलग से नहीं बताया तो सेम वैल्यूज यूज करना चाहिए, 30 लाख, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंसेस है नहीं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ था नहीं, तो 86 लाख प्राइम कॉस्ट हो जाता है। अब ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर बता दिया है फैक्ट्री ओवरहेड बता रहा है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट इन्होंने चार्ज किया है अपने हिसाब से, 20% ऑन 86 लाख, ठीक है। मैंने एल लिख दिया, तो 86 लाख, तुम लोग पूरा 86 लाख लिख लो, मैंने यहाँ पर एल लिख दिया है फिलहाल के लिए, 17,20,000। अच्छा, ये ऐड करने से आएगा 1,03,20,000, 1032 और 4 टाइम्स 0, 1,03,20,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखो WIP का अगर हम लोग देखें तो ओपनिंग कुछ था नहीं, देखो ऊपर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, क्लोजिंग 2,40,000 था, और यहाँ इन्होंने भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताया है, तो क्लोजिंग लेस होता है, तो यहाँ पर क्लोजिंग WIP लेस कर देते हैं। ये हो गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यहाँ पर लेस कर देते हैं क्लोजिंग WIP, ठीक है। क्लोजिंग WIP कितना है 2,40,000, तो यहाँ पर भी देखो सेम डेटा यूज हो रहा है, तो ये भी रिकंसिलिएशन का जरूरत नहीं होगा। ये हो जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो 3,20,000 माइनस कर दो, ये हो जाता है कितना आ रहा है 3,20,000, सॉरी क्या माइनस कर दिया, 1,03,20,000 माइनस 2,40,000, 1,80,000 ऐसे है, 1,80,000। अच्छा, ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 6 पर यूनिट रिकवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर बोला नहीं है कि रिलेटेड विथ मतलब फैक्ट्री है कि नॉट रिलेटेड विथ फैक्ट्री है, क्योंकि फैक्ट्री होता है तो यहाँ पर ऐड होता है, नहीं होता है तो इसके बाद ऐड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज चेक करते हैं, ये जो भी फैक्ट्री कॉस्ट निकला ये कितने यूनिट के लिए निकला वो पहले चेक कर लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट कितने यूनिट के लिए निकला, कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है बता सकते हो। यहाँ पर 1,20,000 यूनिट सेल हुआ है, और अगर 4,000 फिनिश गुड्स है, 4,000 अगर फिनिश्ड यूनिट है तो कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ होगा। प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेल किया वो भी प्रोड्यूस्ड है, जो रह गया वो भी प्रोड्यूस्ड है, फिनिश गुड्स 1,24,000। हाँ 1,24,000। ये इतना जो खर्चा हुआ है ना, ये कितना यूनिट बनाने के लिए हुआ है, ये 1,24,000 यूनिट बनाने के लिए हुआ है, ठीक है। 1,24,000 यूनिट बनाने के लिए इतना खर्चा हुआ है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले को हम लोग नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन मानेंगे। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉस्ट शीट तब तुम लोग को याद है कुछ नहीं बोलेगा तो नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन मानेंगे, तो ये प्योर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर नहीं चार्ज करें, क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है रिलेटेड विथ प्रोडक्शन या नॉट रिलेटेड। अगर कुछ नहीं बोला है तो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर क्या एडजस्ट हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेस कर देते हैं क्लोजिंग
स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स कितना है, यूनिट 4000 यूनिट का हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब ये वाला कॉस्ट हम लोग का एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का कॉस्ट हम लोग को पता है, कॉस्ट पर यूनिट अभी कितना चल रहा है, इतना बनाने के, इतना खर्चा किया गया है 1,24,000 यूनिट बनाने के लिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इतना खर्चा करके इतना फिनिश्ड गुड्स बन गया, तो फिर उस हिसाब से 4000 यूनिट फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू क्या होगा, यूनिटरी मेथड करो, ये डिवाइडेड बाय 1,24,000 इंटू 4000, तभी तो हम लोग का वैल्यू निकल के आएगा कितना हो रहा है। तो ये हो रहा है कुछ 3,25,161। देखो फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करें, हम लोग फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। फिनिश गुड्स कितना यूनिट है वो हमें क्वेश्चन में बता दिया, वो तो हम लोग खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,20,000 बिकने के बाद भी 4,000 रह गया था, वो भी फिनिश गुड्स के तौर पे, तो 4,000 हम लोग का फिनिश गुड्स हो गया। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इतना खर्चा करके इतना यूनिट बना है, तो एक एक यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट कितना है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा, इंटू 4000 करोगे तो 4000 यूनिट का कॉस्ट मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से फ्रैक्शन में आ रहा है 325160, ठीक है, ऐसे आ रहा है। 161.2 आ रहा है, मैंने इसे राउंड में ना 160 कर दिया, ठीक है, मैंने इसे राउंड में 160 कर दिया, 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 ही रख दो, क्योंकि लॉजिकली तो 1 ही आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते, 10080 और 3 जीरो, फिर डिवाइडेड बाय 1,24,000 इंटू 4000, चेक करते हैं, 325161, ठीक है, 325161 माइनस 1008 4 टाइम्स 0, तो ये बच रहा है कुछ 97,54,838, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग का, ये लेस करने से आ गया हम लोग का COGS, है ना। फिनिश गुड्स जो हम लोगों ने नहीं बेचा, वो लेस कर देने से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितना गुड्स हम लोगों ने बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब ये यूनिट कितना होगा बता सकते हो, 1,24,000 टोटल बनाए थे, उसमें से 4,000 रह गया क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से, तो कितना यूनिट बिका, वो क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये तो 1,20,000 यूनिट आ रहा है, यहाँ साफ साफ बता भी दिया है, या फिर लेस करके भी तो हम लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज रिकवर्ड 6 पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इससे और भी क्लियर होता है कि ये नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, क्योंकि बोला है कि ये गुड्स सोल्ड पे एप्लीकेबल है, तो गुड्स सोल्ड निकालेंगे तभी ना इस पे चार्ज करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 6 रुपए करके एट द रेट ऑफ 6, कितने यूनिट पे लगेगा, बोला है कि यूनिट सोल्ड कितना हुआ है 1,20,000 पे 6 रुपीज करके कितना हो जाएगा 7,20,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड 8 पर यूनिट सोल्ड, तो ये भी ऐड कर देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये है एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट सोल्ड, मतलब 1,20,000 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 9,60, ठीक है। अब ये सब ऐड कर देते हैं, प्लस ये हो गया 80 और ये 9,60, 9,60 प्लस 7,20, 97,54 838, तो ये हो जाता है 1,34,34,838, ठीक है, ये आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होने से आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हम लोग को सेल्स भी बता दिया था क्वेश्चन में, तो बाकी प्रॉफिट आ जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही होगा। सेल देखो यहाँ पर बता दिया 1,20,00,000, बैलेंस कर लो प्रॉफिट, ये तो कॉस्ट शीट के तरह है और कुछ नहीं। 5,65,162, ठीक है। एक बार दिखा देते, देखो क्या क्या किया हम लोगों ने, ये हम लोग को दे रखा था, ये गिवन था, ठीक है, और ये गिवन नहीं था, कुछ बोला भी नहीं था, मतलब जैसे फाइनेंस वालों ने किया है उतना ही इन्होंने भी चार्ज किया। प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड बोला था प्राइम कॉस्ट पे 20% लगाना है, तो वैसे ही किया हम लोगों ने। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP नहीं था तो कैसे एडजस्ट करेंगे, क्लोजिंग था तो कर दिया उसको 2,40,000, ठीक है। क्लोजिंग WIP हम लोगों ने कितना लिया 2,40,000, क्योंकि इसका कोई अलग इन्फॉर्मेशन हमें बताया भी नहीं है कि कॉस्ट वालों ने कुछ अलग लिया है कि नहीं, तो फिर से वही बात सेम चीज ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
अगर हम लोग का ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया, कितना यूनिट बना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा बिका है 1,20,000, रह गया है 24,000, ठीक है 4,000, तो टोटल 1,24,000 यूनिट बना, उसमें से फिनिश गुड्स के तौर पे 4,000 रह गया, तो 1,20,000 सेल हुआ है। अब इसका वैल्यू हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकाल लिया, सीओजीएस का वैल्यू निकल के आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यूनिट सोल्ड के ऊपर 6 रुपए करके 1,20,000 पे 6, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलरली सेलिंग यूनिट के ऊपर 8 रुपीज करके, यानी 9,60,000 टोटल करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। और हम लोग को सेल वैल्यू 1,20,000 बता रखा था, तो 1,20,000 लिख के हम लोग का प्रॉफिट आया 565,162। अगेन रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके हिसाब से प्रॉफिट है 565,162, जबकि इनके हिसाब से प्रॉफिट कुछ और था। देख लेते हैं इनके हिसाब से प्रॉफिट कितना आया था। यहाँ पर प्रॉफिट आया था 12,90,000, ठीक है। तो अब हम लोग रिकंसाइल कर लेते हैं। देखो यही तो करने बोला था। देखो यहाँ पर prepare the profit and loss account both as per financial record and as per cost record, reconcile the profit as per the two records, ठीक है। हमें reconcile करके दिखाना है, तो हमें starting point कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है, तो हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, $5,65,162, ठीक है 162। अच्छा, अब हम यहाँ पर रफ वर्क बना लेते हैं। हम लोग को सारा चीज फाइनेंस बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है, ठीक है, ऐड करके कुछ आइटम यहाँ पर आ जाएगा, लेस के लिए कुछ आइटम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो मेटेरियल का बोला था 56, इन्होंने बोला है 50, तो मेटेरियल इन्होंने कम चार्ज किया है, ठीक है, तो 50 लाख, तो 6 लाख का जो गैप है, 6 लाख का गैप के वजह से फाइनेंस वालों का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि गैप कितने का है इस तरह से चेक करना चाहिए। पहले हम लोग मेटेरियल में डिफरेंस चेक करेंगे, जो कि 6 लाख का दिख रहा है, और फाइनेंस वालों ने कम चार्ज किया है, मेटेरियल का खर्चा कम दिखा है, तो उनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। अगर ज्यादा दिख रहा है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है 6 लाख से, तो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस। अब देखो फाइनेंस वालों ने तो कम चार्ज किया है, फिर हम लोग एक्सेस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब लिखेंगे तो हमें कॉस्ट के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा ना, तब तो जाके यहाँ पर एडजस्ट होगा। कॉस्ट बुक में एडजस्ट करें, तो कॉस्ट बुक में तो एक्सेस चार्ज हुआ है, 6 लाख जो है वो एक्सेस चार्ज हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। $6 लाख। अब वेजेस का देखते हैं। वेजेस का अगर देखो तो दोनों में सेम है, क्योंकि हम लोगों ने सेम ही लिखा ना। फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, यहाँ पर देखते हैं 17,20,000। तो पहले गैप देख लेते हैं, 1,20,000 का है, ठीक है, गैप जो है वो 1,20,000 का है, 1.2 लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर से फाइनेंस वालों ने कम चार्ज किया है, तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अगर तुम लोग सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख देते हो तो भी चलेगा, ठीक है। एक्सेस चार्ज ऐसे भी लिख सकते हो, 1,20,000, इन्होंने 1,20,000 एक्सेस चार्ज किया है, ठीक है, 1,20,000 का एक्सेस चार्ज किया है। अच्छा, अब देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के बाद सेल्स का। नहीं, सेल्स तो सेम है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 2,40,000, ये दोनों का ही सेम है, तो कुछ रिकंसाइल का जरूरत है। फिनिश गुड्स 3,20,000, और इनका फिनिश गुड्स है 3,25,161, 3,25,161, तो 5,161 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर गैप है 5,161, पहले लिख लेते हैं, गैप का वैल्यू लिख लेते हैं 5,161, ठीक है। अब हम लोग लास्ट दिन देखे थे कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनेट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा प्रॉफिट घटेगा। तो इनका क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट वालों ने ज्यादा दिखा है, हमें इम्पैक्ट फाइनेंस वालों का देखना है। फाइनेंस वालों ने कंपेरेटिवली कम दिखाया है, तो इनका प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, ठीक है। तो अगर इनका प्रॉफिट कम हुआ है तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लेस में दिखाएंगे। लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना क्या है, देखो यहाँ पर माइनस होगा 5,161, लेकिन लिखेंगे किसके हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से। अब कॉस्ट का क्या हुआ है, कॉस्ट ने ज्यादा चार्ज किया है, कितना ज्यादा चार्ज किया है, 5,161, तो यहाँ पर लिखते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ
फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक हम लोगों ने चेक कर लिया। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन 7,20,000 और इनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन 7 लाख है, ठीक है। तो फिर से 20,000 का गैप, तो फाइनेंस का इम्पैक्ट क्या आया, क्योंकि कम चार्ज किया है तो 20,000 से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 20,000 से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो हम लोगों को भी ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे किसके हिसाब से, हम लोग लिखेंगे जो है कॉस्ट के हिसाब से। तो इसका मतलब कॉस्ट ने क्या किया है, कॉस्ट ने ज्यादा चार्ज किया है, ठीक है। प्रॉफिट इसका ज्यादा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसने कम चार्ज किया है, लेकिन जब लिखेंगे तब इस तरह से लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग कॉस्ट के हिसाब से लिखेंगे, एक्सेसिवली चार्ज किया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 20,000। इन्होंने कम किया है तभी इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन अब यहां से चेक करते हैं फिर से। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 9,60,000, इनका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी 9,60,000, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसके बाद इनका कोई और खर्चा नहीं है, जबकि इन्होंने और भी खर्चे रिकॉर्ड किए, तो इनका प्रॉफिट वो सारे खर्चे की वजह से कम दिख रहा होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बैड डेब्ट के लिए माइनस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए माइनस, लीगल चार्जेस के लिए माइनस हो जाएगा। तो ये सारा हमें यहाँ पर माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 40,000, लीगल चार्जेस 10,000। अच्छा, बैड डेब्ट 80,000, एक बार चेक कर लें। 40, 10, 80, ठीक है, 40, 10 और 80। तो ये सारा क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि कॉस्ट वाले ने तो इसका रिकॉर्ड किया नहीं है, तो फाइनेंस वाले का खर्चा सॉरी प्रॉफिट कम दिख रहा होगा क्योंकि इन्होंने ये सारे खर्चे एक्स्ट्रा दिखाए, तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने से यहाँ पर हम लोग माइनस में लिखेंगे, लेकिन इस तरह से लिख दिया है। ऐसे भी लिख सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन, ऐसे लिख सकते हो, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ऐसे भी लिखा जाता है, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। अगर नहीं भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, इस तरह से। अच्छा, और क्या बचा, ये बाई साइड में 2 इनकम बचा है। इनकम के लिए ये प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, जबकि ऐसा इनकम वहां पर कहीं नहीं रिकॉर्डेड है, वहां पर 0 है, तो इनकम इनका ज्यादा दिख रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा। डिविडेंड का 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20,000, ये ऐड आइटम में लिखेंगे। डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट का वैल्यू है हम लोग का, डिविडेंड 1 लाख, इंटरेस्ट 20,000। अच्छा, अब लिखते हैं। लिखने से हमें क्या दिखना चाहिए पता है, हम लोग को ये वाला प्रॉफिट दिखना चाहिए, 12,90,000। चेक करते हैं 12,90,000 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया 6 लाख 1,20,000, मतलब 7,20,000, 7,40,000, 8,40,000, 8,60,000 ऐड हो जाएगा। 8,60,000 प्लस 565,162, 565,162, तो ये हो गया टोटल करने से यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर करने का क्या जरूरत है, हम एक बार में ही कर लेते, फिर ये लेस कर देते। -5161, 5161 माइनस ये हो गया 80 और 10, 90, 90 माइनस 90 और माइनस 40, तो ये हो गया 1,29,000। 1 लाख नहीं, 12 लाख आया, 12,90,000, लेकिन मेरा एक 1 आ जा रहा है, ठीक है, मेरा एक 1 आ जा रहा है, वो शायद अप्रोक्सीमेशन के वजह से, जो कि यहाँ पर 1 नहीं है। वो क्यों आ रहा है पता है, जो यहाँ पर हुआ ना,
यहाँ पर जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन था जो हम लोगों का पॉइंट पे आ रहा था। अगर हम लोग इसको 0 ले लेंगे ना तो पूरा कैलकुलेशन सही हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ऐसा कैलकुलेशन आ जाए कि हम लोग का 1 आ रहा है लेकिन आंसर जो है मैच करने के लिए 0 करना पड़ेगा, उस केस में तुम लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जो है ये जो अप्रोक्सीमेशन आया ना, इसको वैसे तो ये देखो तो रूल्स के हिसाब से 161 ही लिखना चाहिए, तो हम लोग इसको 0 कर सकते हैं ताकि ये मैचअप हो जाए। नहीं तो क्या होगा, 1 रुपए का डिफरेंस दिखेगा, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से आ रहा है और कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते, तुम लोग एक बार लिख सकते हो, जस्ट एक नोट अपने हिसाब से लिख के रख लो, पूरा इसको चेंज करने का जरूरत नहीं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको अगर 0 करोगे ना तो यहाँ चेंजेस होगा, अगेन यहाँ चेंजेस होगा, यहाँ होगा, बाद में कर लेना, ठीक है, बाद में कर लोगे। तो ये कैसे भी ऐसे चेंज करो ताकि 1 रुपए का गैप तुम लोगों को ना दिखे। वो तभी पॉसिबल होगा मेरे हिसाब से जब यहाँ पर शायद 0 हो जाएगा, मुझे जितना लग रहा है 5160 हो जाएगा तो वो 1 रुपए का गैप हट जाएगा। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फिर फाइनेंस बुक, ওটা 5162 করতে হবে তাহলে। 5162, अच्छा 2 करने से 2 2 4 হয়ে যাবে না, মাইনাস করলে, ও আচ্ছা এটা 2 করলে এখানে যে 2টা আসছে মাইনাস হয়ে যাবে। हाँ हाँ, तो कैसे भी करो, जैसे करने से 0 आ जाएगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन इसको डायरेक्ट कर सकते हो या फिर तुम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो। देखो यहाँ पर यहाँ से करना पड़ेगा ना, वहां पर डायरेक्टली हम लोग कर देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर इसको 0 कर दो, ठीक है, इसको 0 करने से ना ये 38 के जगह ये 40 दिखने लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उधर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जब तुम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे ना, फिर ये 5161 आएगा ही नहीं, 5161 की जगह ये ओवर वैल्यूएशन में 5160 आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर से देख के मैच करोगे तो ये 2 करना पड़ेगा, ये सही हुआ है बात, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये बात सही है। लेकिन हम लोग को यहाँ से ही चेंज करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर चेंज करते हुए जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक 0 होने से ये 40 हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, बाद में कर लो चेंजेस। ठीक है, चेंजेस कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 दिखेगा और ये वाला भी ना अलग दिखेगा, फिर ये 162 नहीं दिखेगा, 565 162 की जगह ये 160 दिखेगा। जब हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे 0 दिखेगा, तब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये कर लोगे तुम लोग, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उसमें देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि the following incomplete accounts are furnished to you for the month ended 31st October। 31st October में ये कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखा है। स्टोर लेजर कंट्रोल, टू बैलेंस मतलब डेबिट, देखो जैसे ही टू बैलेंस लिखा हुआ है इसका मतलब डेबिट बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस टू बैलेंस, फिनिश गुड्स का टू बैलेंस, फैक्ट्री ओवरहेड टू डेबिट फॉर मतलब वही टू बैलेंस बीडी, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्रेडिटर फॉर परचेज अकाउंट, ये बता रहा है 30,000। अच्छा, यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और पूछा क्या है, देखो पहले देख लेते हैं। मेटेरियल परचेज कितना हुआ है ये पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड कितना हुआ है ये पूछा है, ओवरहेड अप्लाइड कितना हुआ है ये पूछा है, बैलेंस ऑफ डब्ल्यूआईपी कंट्रोल कितना होगा मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ये वाला, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग अक्टूबर ये बोला है परचेज, यहाँ कंज्यूम्ड बोला है। फिर बोल रहा है बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल 31st अक्टूबर, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फॉर 31st अक्टूबर। तो यहाँ पर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हमें इंडिविजुअल कुछ पॉइंट्स पूछा है वो हमें करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर बोल रखा है मेटेरियल परचेज निकालने के लिए, तो परचेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है मेटेरियल से रिलेटेड। मेटेरियल हम लोग के पास दिख रहा है कि 54,000 का यहाँ पर स्टोर लेजर कंट्रोल में ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेटेरियल दिख रहा है 54,000। अच्छा, उसके बाद मेटेरियल से रिलेटेड यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, क्रेडिटर है, क्रेडिटर से परचेज किया है 30,000 का मेटेरियल, ये 1 अक्टूबर को मतलब ओपनिंग में इतना परचेज किया है 30,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर स्टॉक बोल रहे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर का वैल्यू मतलब क्रेडिटर का ये 30,000 हमें दिख रहा है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, और ये तो था ये मेटेरियल का स्टॉक था 54,000। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर द फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड बाय यूजिंग ए बजटेड रेट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर। हमें बोला है फैक्ट्री ओवरहेड को हमें अप्लाइड कैसे करना है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग ओवरहेड को कैसे चार्ज करेंगे, बहुत सारा बेसिस होता है, ये हम लोगों ने ओवरहेड में पढ़ा है। वहां पर हमें बोला है कौन सा बेसिस यूज करना है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे
चार्ज करके दिखाना है। बजट फॉर ओवरहेड फॉर 2021, बजटेड ओवरहेड जो है वो है 6,75,000 और बजटेड डायरेक्ट लेबर है 4,50,000। ये 21 का डेटा बता रखा है। अब हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट निकाल सकते हैं, हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल सकते हैं। तो पहले इंफॉर्मेशन से ना हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जैसे जैसे पॉइंट बोला है उसको हम लोग यूज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये वर्किंग नोट बना रहे हैं, ठीक है, वर्किंग नोट बना रहे हैं क्योंकि हमें ये डायरेक्टली नहीं पूछा है कि बताओ ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होगा। हमें यहाँ पर तो पूछा है मेटेरियल परचेज, कंज्यूम्ड, ये सब पूछा है। तो ये इसलिए वर्किंग नोट हो जाएगा क्योंकि इसका यूज हम लोग बाद में कर लेंगे। तो ओवरहेड रिकवरी रेट एज पर कैसे कैलकुलेट करने बोला है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, प्राइम कॉस्ट होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे एज पर डायरेक्ट लेबर। लेबर का कॉस्ट भी होता है लेकिन ये लेबर आवर बोला है, यानी लेबर आवर ओरिएंटेड काम इनका ज्यादा होता है। तो यहां पर लिखते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल टोटल ओवरहेड, ऊपर क्या होता है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। टोटल ओवरहेड कितना है 6,75,000 और बेसिस क्या है डायरेक्ट लेबर आवर जो कि है 4,50,000 आवर। ये हो गया आवर्स। तो ये जो निकलेगा ये कैसे निकलेगा, रुपीस पर आवर बेसिस पे निकलेगा, डिवाइड करो 1.5 हो गया, ठीक है, 1.5 पर आवर, पर लेबर आवर है ना, इसको लिख दे पर लेबर आवर ऐसे करके, पर डायरेक्ट लेबर आवर ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते क्या बोला है। द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर फॉर परचेज एज ऑन 31st ऑफ अक्टूबर। एक देखो हमें क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था जो कि था 30,000। यहाँ पर क्रेडिटर का क्या दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस जो कि है 15,000 एंड द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बोल रखा है 1,05,000। तो अगर क्रेडिटर का डिटेल्स दे रखा है तो हम लोग क्रेडिटर से परचेज निकाल सकते हैं ना कि कितना इस बार परचेज किया था, क्योंकि क्रेडिट परचेज करने से एंट्री क्रेडिटर परचेज टू क्रेडिटर होता है। तो मेटेरियल परचेज का जो यानी आंसर ए हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, जो पॉइंट बी दे रखा है उससे हम लोग आंसर ए फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर अगर कुछ और वर्किंग नोट लगे तो थोड़ा सा जगह रख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला मेटेरियल परचेज, ठीक है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर क्रेडिटर तुम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर चाहे तो जो है उसको ऐसे अकाउंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो देखो ये बाई बैलेंस बीडी होगा, ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी होगा, और पेमेंट टू बैंक होगा, बैंक या कैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग दे रखा है, पेमेंट अमाउंट बोल दिया 1,05,000, तो क्रेडिटर को पेमेंट किया है 1,05,000, ठीक है। क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद भी 15,000 दिख रहा है बैलेंस, 15,000 बैलेंस दिख रहा है। और यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस था 30,000, ये ठीक है, मतलब हमें क्रेडिटर को 30,000 पेमेंट करना था लेकिन हम लोगों ने 1,05,000 किया। ऐसे ही तो नहीं कर देंगे, जरूर खरीदा होगा और भी कुछ सामान, और यहाँ पर मतलब मेटेरियल बेसिकली, और यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके बाद भी 15,000 पेमेंट करना बाकी है। तो 1,05,000 पेमेंट किया है और भी 15,000 पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब टोटल पेमेंट होता है 1,65,000, ठीक है। उसमें से प्रीवियसली 30,000 था, यानी बाकी बैलेंस जो आया ये कितना है, ये मेरा टोटल गलत हो गया ना, 1,05,000 प्लस 15,000, ये गलत लिख दिया, ये 1,20,000 होगा, ठीक है, 1,20,000 और माइनस 30,000 मतलब 90,000। इसे क्या लिखेंगे, ये 90,000 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, बाई साइड में है तो बाई, क्रेडिटर का पहला एंट्री क्या होता है परचेज। परचेज, तो रॉ मटेरियल कितना परचेज हुआ है ये पता चल गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसको चाहो तो तुम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ओपनिंग पेबल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर लिख दिया 30,000, फिर ऐड कर दिया क्लोजिंग पेबल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर 15,000, सॉरी पेमेंट के साथ ये दोनों ऐड कर दिया, फिर ये लेस कर दिया जैसे अकाउंट में होता है। अब अकाउंट बना के करो या लिख के करो, ठीक है।
दोनों सही है। तो यहाँ पर आंसर हो गया मेटेरियल, देयरफॉर मेटेरियल परचेस्ड, ऐसे लिख देते हैं, मेटेरियल परचेस्ड 40,000, ठीक है। मेटेरियल परचेस्ड हो गया, सॉरी 90,000, 9 लिखा मैंने, 90,000, ठीक है। ये वाला पहला आंसर निकल के आ गया, ये वाला पॉइंट ए। अच्छा, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलते हैं। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 31 अक्टूबर 2021 66,000। फिनिश गुड्स बोल रहा है इतना है। अच्छा, इसका क्या यूज करें? फिनिश गुड्स के बारे में कुछ बोला है कि बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड कितना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड कितना है, और बोला है ओवरहेड अप्लाइड, ये सब बोला है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब क्या होता है पता है? कितना सारा हम लोगों ने फिनिश गुड्स बनाया है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग जब ये वाला बना रहे थे, यहाँ पर फिनिश गुड्स कंप्लीटेड कितना है? फिनिश गुड्स कंप्लीटेड ये वाला है, ठीक है। इसमें से ये लेस हो गया, फिनिश गुड्स कंप्लीटेड इतना है, लेकिन सेल इतना हुआ है। हम लोग को बोला कंप्लीटेड बताओ, मतलब कितना यूनिट हम लोगों ने बनाया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास कितना इस बार बना हुआ है, तो वो चेक करते हैं। क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है? हाँ है। ये देखो यहाँ पर बोला है फिनिश गुड्स बच गया है, मतलब क्लोजिंग, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 66,000। हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स WIP फिनिश गुड्स, हाँ ये देखो 75,000। हाँ, तो इसको अकाउंट बना के भी कर सकते हो। ये देखो फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट बना के भी कर सकते हो। फिनिश्ड गुड्स लिख दिया मैंने, मतलब स्टॉक के तरह। हम लोग के पास पहले कितना स्टॉक था? टू बैलेंस BD 75,000, ठीक है। और हम लोग के पास क्लोजिंग कितना स्टॉक है? बाई बैलेंस CD 75,000 था, और बाई बैलेंस CD ये हो गया 66,000, ठीक है। अच्छा, ये 66,000 हम लोग के पास अभी भी बचा हुआ है। तो कितना बना है कैसे पता चलेगा? बेचे कितना है देखते हैं। 1 लाख, ये देखो यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ। उसी मंथ में हम लोगों ने 95,000 का स्टॉक जो है वो बेच दिया है। 1,95,000 का स्टॉक बेच दिया है। तो स्टॉक बेचेंगे तो फिनिश गुड्स कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल में क्या लिखेंगे? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कितना बेच दिया हम लोगों ने? 1,95,000, इतना स्टॉक बेच दिया है। तो इसका मतलब कितना प्रोडक्शन किया होगा? अब अगर मेरे पास पहले से 75,000 था तो उसमें से भी हम लोग बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वही हम लोगों ने इस बार प्रोडक्शन किया, नॉर्मल बात है ना। हम लोग के पास 66,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, पहले से 75,000 का स्टॉक था, वो भी फिनिश गुड्स का। तो ये सेलेबल है, ठीक है। और ये रह गया है फिर, लेकिन हमें बोल रहा है कि इतना बिका है, फिर इतना ज्यादा कैसे बिक गया? तो जरूर इस बार भी तो कुछ प्रोडक्शन किया होगा, वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है। अब चेक करेंगे, बैलेंस करने से पता चल जाएगा। 1,95,000 प्लस 66,000, इसका मतलब 2,61,000 आ रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने सेल किया, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब हमारे पास टोटल इतना स्टॉक था, उसमें से 75,000 प्रीवियस ईयर का था, यानी 1,86,000 ये हम लोगों ने इस बार क्या किया है? बेचा है, मतलब सॉरी प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना हम लोगों ने बेचा है 2,61,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये तो हो जाएगा। WIP হবে না मैम? है WIP लिख दो, असुविधा नहीं, WIP लिख दो, WIP गुड्स प्रोड्यूस्ड। WIP में हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना फिनिश गुड्स, तो इस बार जो बना है वही WIP से हम लोग का फिनिश गुड्स में जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड 1,86,000, ठीक है। इतने का गुड्स कंप्लीटेड हो गया है इस मंथ का। अच्छा, ये हम लोग का बी पॉइंट का आंसर निकल के आया। तो अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज कर लिया है। अच्छा, अब बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, फिर देखते पहले इंफॉर्मेशन क्या है। ऑन 31 अक्टूबर 2021 देयर वाज ओनली वन अनफिनिश्ड जॉब इन द फैक्ट्री, ठीक है। एक ही अनफिनिश्ड जॉब है फैक्ट्री में, मतलब जो जॉब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। द कॉस्ट रिकॉर्ड शो दैट 3,000
मतलब ये WIP हुआ ना, पहले ये सोचो, अनफिनिश्ड जॉब मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ, मतलब सेमी फिनिश्ड, तो WIP, ठीक है। तो WIP कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड जब हम लोगों ने चेक किया, WIP मतलब क्या, सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है। सेमी फिनिश गुड्स में हम लोग क्या क्या खर्चा कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा थोड़ा मटेरियल का खर्चा किया है, थोड़ा लेबर का खर्चा किया है, थोड़ा ओवरहेड का खर्चा किया है। देखते क्या बोला है, कॉस्ट रिकॉर्ड शोज दैट 1200 डायरेक्ट लेबर आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड 6000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैड बीन चार्ज। ये जो WIP बना है, सेमी फिनिश गुड्स बना है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या खर्चा किया है, 3000 खर्चा किया है, यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। 3000 किस चीज का, डायरेक्ट लेबर आवर का, जो कि 1200 करके था, ठीक है। और हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर आवर रिकवरी भी अभी देखा था कितना था, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कितना होगा। यहाँ पर 1200 लेबर आवर काम करके 3000 का खर्चा दिख रहा है, ये बताया जा रहा है लेबर का। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये है ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा देखो, मैंने पूरा इस तरह से मुझे पढ़ना चाहिए। ऑन 31 अक्टूबर 2021 देयर वाज ओनली वन अनफिनिश्ड जॉब इन द फैक्ट्री, यानी कि WIP। फिर क्या बोल रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड जब चेक किए तब दिख रहा है दैट 3000 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर हम ये ब्रैकेट वाला समझा रहे हैं, 3000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोगों ने अप्लाइड कर रखा है इस WIP में। 3000 रुपए का लेबर कॉस्ट लग चुका है इसको सेमी फिनिश तक पहुंचाने के लिए। और ये 3000 जो खर्चा हुआ है ना, ये 1200 लेबर आवर्स के स्पेंड करने के बाद हुआ है। एंड 6000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैड बीन चार्ज, ये बताया है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें बोला है ओवरहेड अप्लाइड पूछा है ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन इन अक्टूबर 2021, बैलेंस ऑफ WIP, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये सब बोला है। अच्छा, हम लोग पहले ओवरहेड अप्लाइड निकाल लेते हैं, ठीक है। ओवरहेड अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 3000 है और यहाँ पर है 1200। हम लोगों का ओवरहेड कौन से बेसिस पे इस फैक्ट्री में अप्लाई होता है, पहले वो समझो। जब हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे तभी हम लोगों ने देखा था ओवरहेड रिकवरी होता है डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे, और इन्होंने इनका एस्टिमेशन दिया था, पढ़ के देख सकते हो। बजटेड मतलब एस्टिमेटेड होता है, इन्होंने बजटेड एस्टिमेशन बोला था। बजटेड कैसे होगा, प्रीवियसली कभी किया होगा उसके अजम्पशन के हिसाब से कि 6,75,000 रुपीज का ओवरहेड का खर्चा हो सकता है जिसे रिकवरी करवाएंगे 4,50,000 लेबर आवर बेसिस पे, और इस एस्टिमेशन के हिसाब से ओवरहेड रिकवरी अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर आया था हम लोग का 1.5। लेकिन अभी हमें एक्चुअली पता चल गया कि एक्चुअली कितना हुआ है, तो एक्चुअली 3000 और 1200 डायरेक्ट लेबर आवर, तो वो पहले निकाल ले वर्किंग नोट नंबर 2 करके। ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग ये निकाल लेते हैं कि डायरेक्ट वेज रेट पर आवर, पहले ये निकाल लेते हैं डायरेक्ट वेज रेट पर आवर कितना है। 3000 रुपीज पेमेंट किया है 1200 घंटा काम करवाने के बाद, तो 3000 डिवाइडेड बाई 1200, तो रेट जो है वो है ₹2.5 पर आवर, मतलब लेबर को आवरली बेसिस पे इतना हम लोग पेमेंट कर देते हैं 2.5 करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे नेक्स्ट वर्किंग नोट 3 में, टोटल डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये बाद में निकाल लेते हैं, ये भी हमें जरूरत होगा, ठीक है। इस पहले जो कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला भी दिखाएंगे ये 2200 से कैसे होगा। हम लोगों को देखो, हम लोगों ने मेटेरियल परचेज निकाल लिया क्रेडिटर अकाउंट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड निकाल लिया फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से। अब हमें बोला है कितना ओवरहेड हम लोगों ने अप्लाइड किया है प्रोडक्शन में, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब ओवरहेड कितना अप्लाइड होगा, वो तो हमें ओवरहेड रिकवरी रेट तो गिवन है 1.5 करके होगा, लेकिन 1.5 बोला है डायरेक्ट लेबर आवर, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कितने लेबर आवर काम हुए हैं। ये देखो, ये टोटल ऑफ 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वेयर वर्कड इन 2021 मिल गया हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं, ओवरहेड कितना अप्लाइड होगा प्रोडक्शन में, ओवरहेड अप्लाइड करना है डायरेक्ट लेबर आवर रिकवरी रेट के हिसाब से, जो हम लोग का निकल के आया था 1.5।
अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे इसके साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हम लोगों ने अप्लाइड किया होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल डायरेक्ट लेबर आवर है 28,200। तो पहले सी पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेट हो जाएगा सी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नंबर सी, ओवरहेड applied to production in अक्टूबर 2021, ठीक है। तो 28,200 आवर्स काम हुआ है, लेबर आवर्स, और हमें बोला था स्टार्टिंग में ही कि लेबर आवर्स बेसिस पे ओवरहेड रिकवरी होता है, और हम लोगों ने रिकवरी रेट भी निकाल रखा था 1.5 करके। तो 28,200 इंटू 1.5, तो ये हो गया 42,300 ओवरहेड अप्लाइड, ये सी पॉइंट हो गया। अच्छा, डी में बोला है बैलेंस ऑफ WIP कंट्रोल ऑन 31 अक्टूबर 2021, मतलब बेसिकली हमें WIP का क्लोजिंग बैलेंस दिखाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, बैलेंस ऑफ WIP ऑन 31 अक्टूबर 2021। अब WIP देखो यहाँ पर बता दिया है, WIP का ये देखो, ये पॉइंट ना एक्चुअली ये वाला पॉइंट जो है इसके लिए रिलेट था, बट बीच में ये सी पूछ लिया था तो मैंने सी वाला भी कर दिया। अब यहाँ पर हमें बोला है 31 अक्टूबर मतलब क्लोजिंग WIP, 31 अक्टूबर का WIP का वैल्यू पूछ रहा है, जो यहाँ पर बताया है कि WIP में हम लोगों ने किस तरह का खर्चा कर रखा है, लेबर का 3,000 कर रखा है, और मेटेरियल का 6,000 कर रखा है, और बाकी जो है वो ओवरहेड का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि WIP कैसे बन सकता है, WIP तो मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड से ही बन सकता है। तो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखा देते हैं, इसको अकाउंट करके नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है सिंपल। तो WIP में डायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा हो चुका है कितने का, 6,000 का। ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये खर्चा हो चुका है 3,000 का, और ऐड करेंगे ओवरहेड। तो ओवरहेड कैसे होगा, अब ये वाला इंफॉर्मेशन हम लोगों को हेल्प करेगा। ये जो ओवरहेड है ये हमारा कितना करके रिकवरी रेट है, 1.5 करके, और 1200 डायरेक्ट लेबर आवर हम लोगों ने जो है काम करवाया है, तो 1.5 करके, तो ओवरहेड रिकवरी रेट हो जाएगा 1200 इंटू 1.5 यानी 1800, ठीक है। तो ऐड करने से हो जाएगा 9 और 1 10,800। फिर से बता देते हैं, देखो WIP बन रहा है मतलब सेमी फिनिश गुड्स है, तो उसमें मटेरियल कुछ लगा होगा, ठीक है, नहीं भी लग सकता है, बट बोला है लगा है तो हम लोग दिखा देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सेमी फिनिश गुड्स में सिर्फ मटेरियल का खर्चा ही हुआ था, उसके बाद ईयर एंड हो गया, पीरियड एंड हो गया, या फिर वीक एंड हो गया, जब हम लोग इसको क्लोज करते हैं तो उसके बाद कुछ खर्चा नहीं लग सकता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है सेमी फिनिश गुड्स जो बना है उसमें मटेरियल का खर्चा लग चुका है, लेबर का खर्चा लग चुका है, और ओवरहेड रिकवरी रेट भी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर 1200 घंटा डायरेक्ट लेबर आवर लगा है तो ऑब्वियसली ओवरहेड रिकवरी रेट भी तो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ओवरहेड का खर्चा, क्योंकि WIP में मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड होता है। तो ओवरहेड 1200 घंटे पे कितना चार्ज करवाएंगे, 1.5, जो कि हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही निकाल रखा था कि ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है इनका। तो ये नेक्स्ट आंसर आ गया डी का, ये हो गया हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, ये पूछा था, ठीक है। डी पॉइंट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP। फिर यहाँ पर पूछा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, बना लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड,
ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? कंज्यूम तो वही होता है जो WIP में हम लोग दिखाते हैं ना, जो मटेरियल अकाउंट में हम लोग बाय WIP बोल के दिखाते हैं, या फिर WIP में जो हम लोग टू मटेरियल बोल के दिखाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना हमें मटेरियल रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्टोर लेजर में 54,000 ओपनिंग दिखा रहा है, उसके बाद हम लोग क्रेडिटर अकाउंट से परचेज निकालेंगे, बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर स्टोर लेजर कंट्रोल भी बना सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और WIP भी बना सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल WIP दोनों ही बनाते हैं, देखते हैं किसमें से हमारा आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पर बना देते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल, और यहाँ पर WIP कंट्रोल, देखते हैं किससे हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अच्छा, स्टोर लेजर कंट्रोल में सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे। बैलेंस है 54,000। अच्छा, परचेज भी किया है। अच्छा, परचेज किया है क्रेडिटर से 90,000 का, ठीक है। अब हमें क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन बोल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वाला अकाउंटिंग है? इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है, कैसे पता चलेगा? इंटीग्रेटेड। हाँ, इंटीग्रेटेड है, तो फिर हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? टू क्रेडिटर लिखना पड़ेगा। 90,000 जो बैलेंस निकल के आया था ना परचेस का, तो टू क्रेडिटर लिख दो। टू क्रेडिटर बोल के कितना हो जाएगा? 90,000। अच्छा, अब WIP में कितना जाएगा वो हमें पता नहीं, जो डायरेक्ट मटेरियल है ना वो कितना इशूड हुआ है वो नहीं पता, इसीलिए मैंने WIP भी बना रखा है। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर WIP का भी बैलेंस लिख लेते हैं, दोनों एक साथ ही मैंने कर लिया, जिससे आंसर निकल के आ जाता है। WIP में ओपनिंग कुछ था, क्लोजिंग भी था। क्लोजिंग तो हम लोगों ने निकाला, ओपनिंग है 6,000, ये देखो ओपनिंग 6,000 है, और क्लोजिंग अभी अभी मैंने निकाला यहाँ पर, ये देखो 10,800, ये क्लोजिंग वाला बाई बैलेंस CD 10,800। अच्छा, और क्या लिखेंगे? यहाँ पर चेक करते हैं क्या लिख सकते हैं। WIP यहाँ पर क्रेडिटर, ये फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड बोला था। अच्छा, ये वाला मैम ওই फैक्ट्री ফ্যাক্টরি ওভারহেড অ্যাপ্লাইড অ্যাকাউন্টটা কি অ্যাকাউন্ট এটা? है, बोलो। এটা কোশ্চেনে দেখুন ফ্যাক্টরি ওভারহেড অ্যাপ্লাই অ্যাকাউন্ট বলে লেখা আছে, ওইটা কি অ্যাকাউন্ট? হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে ওই যে ফ্যাক্টরি ওভারহেড, যেটা অ্যাপ্লাইড মানে কতটা অ্যাপ্লাই করেছি, ফ্যাক্টরি ওভারহেড কন্ট্রোল নয়, এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড। অ্যাপ্লাইড মানে আমি কতটা অ্যাপ্লাই করছি সেটা এক্ষুনি ক্যালকুলেট করলাম না, ওটা মানে ওখানে দুটো অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ওখানে ইনফরমেশন দেয়নি, কারণ ওটা আমাদেরকে নিজেকেই ক্যালকুলেট করতে হবে, মানে এই অ্যাকাউন্ট গুলো বানালে ভালো বলছে, এটার তো কোনো डेटा देयनी। अच्छा, अब ये देखो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं क्या क्या पुट कर सकते हैं। मुझे तो क्रेडिटर से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर फिनिश गुड्स का दिख रहा है। देखो फिनिश गुड्स का कितना दिख रहा है हम लोग को? 1,86,000। ये रिवर्स करते बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल बोल के 1,86,000 ये लिख लेते हैं, ये वाला बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल लिख के 1,86,000 था शायद, चेक कर लो। अरे वो 1,86,000 बस। अच्छा, यहाँ पर ये मिल गया, और यहाँ बोला है अप्लाइड, ये देखो ओवरहेड अप्लाइड, जब ये ट्रांजैक्शन दे देता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ओवरहेड जब अप्लाई होता है तो WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 42,300, तो यहाँ पर लिख दे टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 42,300, ये वाला हो गया। अच्छा, और क्या आएगा? और यहाँ पर वेजेस का आता है, वेजेस का भी तो आता है। वेजेस का देखो, वेजेस का देखते हैं यहाँ पर। वेजेस का हम लोग का कैलकुलेट नहीं किया ना मैंने, चलो अभी कर लेते हैं। ये देखो 28,200 है पूरा डायरेक्ट लेबर आवर, वेजेस का कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा था, ये देखो डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन 28,200 आवर्स काम करवाया गया है, और वेजेस का रेट है 2.50, ठीक है, तो इंटू 2.5। ये WIP से हम लोगों ने निकाला था कि लेबर को कितना करके हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो डायरेक्ट लेबर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 2.5 करके, यानी 70,500 का खर्चा हुआ है। अब ये डब्ल्यूआईपी में जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूआईपी में क्या क्या जाता है, डायरेक्ट लेबर जाता है, डायरेक्ट मेटेरियल जाता है, ठीक है, और फिनिश गुड्स में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फिनिश गुड्स मिल गया, ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड चला गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल हो जाएगा हम लोग का 70,500, ठीक है। अब बचा क्या, मेटेरियल नहीं दिख रहा है, यानी मेटेरियल जो ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से पता चल जाएगा 1,86,000 प्लस 10,800, तो ये हो गया 1,96,800, माइनस कर दो 6,000 माइनस 42,300 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 70,500, तो ये 78,000 आ रहा है। ये क्या आ जाएगा, ये हो गया स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है, ये डायरेक्ट मेटेरियल वाला, ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल वाला जो आता है यहाँ पर 1,96,800, क्योंकि डब्ल्यूआईपी का क्या होता है, डब्ल्यूआईपी रिलेटेड विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर मेटेरियल लेबर, ठीक है, ये सब हो गया। तो यहाँ पर आ गया 78,000, मतलब यही वाला बाई डब्ल्यूआईपी बोल के यहाँ पर आएगा, यही हम लोग का कंज्यूम्ड है, क्योंकि जितना खरीदा हम लोगों ने उसमें से जितना हम लोगों ने इशू किया डब्ल्यूआईपी में, यही वाला तो हम लोग का कंज्यूम्ड है, जो इशूड होता है वही हम लोग का कंज्यूम्ड है। तो ई का आंसर आई थिंक निकल के आया है, ई या डी देख लेते हैं। ई का आंसर ये वाला, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अक्टूबर, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 78,000, ठीक है। इसको कंप्लीट कर ले ये वाले अकाउंट को, बाकी बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,44,000 माइनस 78, 66,000, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ई का आंसर हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड था, तो ई का आंसर हो जाएगा, ई का आंसर हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के, लेकिन ये दोनों ही बनाना पड़ा तभी हम लोग कर सकते हैं। 78,000, हम ये गलती से क्लोजिंग वाला लिखते रहते, ये वाला 78,000 ये हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, अब एफ नंबर पॉइंट में बोला है बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी निकल के आ गया, देखो बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट ये वाला 66,000, एफ का आंसर इसी से हमें मिल गया, यहाँ पर लिख दे बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया 66,000, ये उसी से हमें आंसर मिल गया। यहाँ पर लिख सकते हैं रेफर ई पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट देखने से पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। अच्छा, एफ के बाद जी, ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड फॉर अक्टूबर 2021, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बना लेते पता चल जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड कुछ चार्ज था क्या, पहले वो चेक करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर अप्लाइड तो हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया है, यहाँ पर डेबिट बैलेंस था 45,000, तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 45,000, ठीक है। और कुछ ट्रांसफर होगा फैक्ट्री ओवर ये वाला 42,300 डब्ल्यूआईपी से बाई डब्ल्यूआईपी 42,300, ये क्या था, ये था फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। तो 45,000 जो है ये हम लोगों का पेड था, ठीक है, मतलब पेड था, और यहाँ पर 45,000 इनकट किया और 42,300 अप्लाइड किया, तो बाकी जो बच गया 2,700 ये हम लोग का हो जाएगा बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के, ठीक है। तो 2,700 का हम लोगों का एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो ये जो है ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि हम लोगों ने 45,000 का खर्चा इनकट किया जबकि हमारा अप्लाइड 42,300 ही हुआ। सो यहाँ पर लिख देते हैं ₹2,700 इज अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब, ठीक है, इतना हम लोग का अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये कंप्लीट हो जाता है, देखो यहाँ पर ये वाला
पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा था, इतना सारा एक साथ पूछेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पूछ भी सकता है, ठीक है, 2-2 नंबर करके 10 नंबर पूछ सकता है, लेकिन हाँ अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ ही सकता है कि हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दे रिलेटेड और उससे हमें कैलकुलेट करना पड़े, तो हमेशा अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये नहीं करते, थर्ड वाला कर लेते, इसमें सिर्फ हमें एंट्री पास करना पड़ेगा, ये अभी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, यही वाला लास्ट करेंगे। मैम यहाँ এটা पर পয়েন্ট নাম্বার ইটা একবার দেখান। ई হ্যাঁ। ई বলছি, জি আছে এটা ই। না ওই ইয়ের অ্যানসারটা কোথায় লিখলেন জানো? ই এর आंसरটা তো এইখানটায় লিখেছি, মেটেরিয়াল কনজিউম 78,000 এটা। হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा, मिडिल में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 रख दिया है, वो तुम लोग होमवर्क ले लो, ठीक है। 3 वाला भी करते हैं। दत्ता इंटरप्राइज ऑपरेट्स एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इंटीग्रल का मतलब पहले दिमाग में सोच लो, एक साथ होगा कि अलग अलग होगा? एक साथ होगा कि अलग अलग होगा? इंटीग्रल का मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ होगा। तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल तीनों अकाउंट यूज होगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, ठीक है। हमें सिर्फ एंट्रीज करना है, नैरेशन और नॉट रिक्वायर्ड बोल दिया है। अगर नहीं बोलेगा तो तुम लोग नैरेशन कर सकते हो, ठीक है, कर देना, ठीक है। ये क्या होगा करने से, अब करना है नहीं करना है बात ये हो जाता है कि हम लोग कितना परफेक्टली आंसर दे सकते हैं। अकाउंट्स में जरूरी होता है, लेकिन जर्नल करने से नरेशन एक उसका पार्ट होता है। अब अगर बता देना कंफर्मली मत करो तो करने का कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं बताए तो टाइम हो तो कर सकते हो, अगर बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है तो फिर सिर्फ जर्नल लिख देना, और क्या करोगे। यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल परचेज बोला है 50% क्रेडिट, मतलब 50% कैश में हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तो उनका ही लेना है ना। टू क्या क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट, 3 लाख 3 लाख। हाँ, टू क्रेडिटर और टू कैश। अच्छा, 3 लाख 3 लाख हो गया पहला वाला एंट्री। मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, ये क्या होगा? ये तो सिर्फ कॉस्ट वाले ही करते हैं। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू WIP लेजर टू कंट्रोल लेजर अकाउंट। WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल 4 लाख 4 लाख। इसके बाद यहाँ पर वेजेस पेड 50% डायरेक्ट, बोलो क्या एंट्री होगा? पहले वेजेस पेड का एंट्री वेजेस करो। कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेजेस कंट्रोल टू बैंक, पहले ये पूरा पेमेंट का एंट्री कर लेना चाहिए। 2 लाख 2 लाख। अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला है ना, तो एक पार्ट चला जाएगा कहाँ पर? एक पार्ट जाएगा WIP में और एक पार्ट चला जाएगा हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड में। हम ना यहाँ पर करके दिखा दे, ये देखो यहाँ पर जगह हो जाएगा, आगे का एंट्रीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो WIP वाला है कितना होगा? 50% डायरेक्ट मतलब 1 लाख, उसका एंट्री क्या होगा? WIP कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। WIP टू वेजेस कंट्रोल, ये 1 लाख, ये वाला डायरेक्ट वाला हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट वाला। और जो इनडायरेक्ट है उसका क्या होगा? फैक्ट्री। ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस। हाँ, ये भी वैल्यू सेम है 1 लाख। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, ये फिर से बताया था, वो सेम लास्ट दिन की तरह कंफ्यूज नहीं होना है। 2 लाख पेमेंट, फिर प्रोडक्शन में चार्ज हुआ है 1 लाख, मतलब 50% डायरेक्ट। अच्छा, बाकी इनडायरेक्ट में हम लोगों ने दिखा दिया है, नहीं भी बोलेगा तो दिखाना ही होता है। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड बोला है मतलब पेमेंट, बताओ क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक। আমি লাস্টেরটা কি বললাম? ওই ওয়েজেস চার্জ টু প্রোডাকশন, ওটা কি ওটা? ওটা বললাম যে এই যে এখানে দিয়ে দেয় না আবার থেকে নিচে যে ডাইরেক্টে কত গেছে, এই যে ওয়েজেস প্রথমে বলে দিয়েছে পেড 2 লাখ, 50% ডাইরেক্ট, তাহলে 50 ইনডাইরেক্ট, আবার এখানে বলেছে প্রোডাকশনে 1 লাখ, মানে এটা ডাইরেক্টটাই বলেছে। তো এটা কনফিউজড হয়ে গেলে কি হয়, আমি সেদিন 3টে এন্ট্রি করে দিয়েছিলাম ভুল করে, এটা আরেকবার এন্ট্রি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু ওটা ওই ডাইরেক্টেরই কথাটা বলেছে, প্রোডাকশনে চার্জ মানেই তো ডাইরেক্ট, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে তো একটা WIP একটা ফ্যাক্টরি। হ্যাঁ, এবার আমি কি করলাম, আমি এটা করার পর নিজে থেকে ওটা করে দিলাম, এখানটা আর দেখিনি। তো আবার এটা দেখে আবার একবার এন্ট্রি করে দিলে 3টে এন্ট্রি হয়ে যাবে, ওটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, সেটাই বলছি।
अच्छा अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन में चार्ज हुआ है 1 लाख, इसका एंट्री क्या होगा? WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड। टू फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। अच्छा 1 लाख था शायद, देख लेते हैं। हाँ 1 लाख था। अच्छा, 1 लाख और इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, फिर से पेमेंट बोलो इनकर्ड क्या हो बैंक, जाएगा? तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक। हाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक 40,000। अच्छा फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट, ये बोल रहा है फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट 5 लाख, इसका क्या एंट्री होगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल। हाँ फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू WIP ट्रांसफर हुआ है 5 लाख। फिर इसके बाद सेल्स बोल रहा है 7,50,000, लेकिन पहले हम लोग को इसको भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये कहाँ ट्रांसफर होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। हम लोग जो फिनिश गुड्स कंट्रोल बनाते हैं वो बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के आता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ टू फिनिश गुड्स कंट्रोल भी होगा और एक भी होगा, और एक क्या होगा? सेलिंग। ये वाला भी तो कम मतलब कम। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये भी क्लोज होना चाहिए था। अगर चाहो तो इसके नीचे भी लिख सकते थे, इसके बाद अपने से भी लिख सकते हैं हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 लाख, यहाँ पर 40,000, दोनों मिला के 5,40,000। नेक्स्ट सेल किया है हम लोगों ने 50% क्रेडिट में, तो 7,50,000 सेल है, 50% क्रेडिट 50% कैश, तो एंट्री क्या होगा? কস্টিং পেল টু কস্ট অফ সেলস। না এখানে তো ক্যাশ দেখাতে হবে না? मैं কস্ট অফ সেলস এর ফার্স্টে কস্টিং পেল ট্রান্সফার করব। अच्छा ट्रांसफर करते चाइছো कॉस्ट ऑफ से कॉस्टिंग पीएल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ कर सकते हैं, হ্যাঁ कॉस्टिंग তারপর पीएल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कर सकते हैं, बट कॉस्टिंग पीएल नॉमिनल अकाउंट जो है यहाँ पर हम लोग अगर उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ठीक है लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं कॉस्टिंग पीएल। लेकिन यहाँ पर देखो जब हम लोग कॉस्टिंग पीएल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर फाइनेंस वाला तो नहीं आ रहा है। हमें अगर मिला के करना है तो दोनों का पॉइंट ही तो लेना पड़ेगा। ठीक है लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा कॉस्टिंग पीएल टू আমরা कॉस्ट ऑफ। কস্টিং পেল তো ইন্টিগ্রেট আসে না নাকি? হ্যাঁ ওটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকচুয়ালি দরকার হয় না, কারণ আমার তো ক্যাশের ব্যাপারটা দেখাচ্ছি, তাহলে আমি কস্টিং পিএল দিয়ে দেখাবো কেন? সেই জন্য ঠিক আছে এটা लिखते पारे, असुविधा नहीं, क्लोज कर दिला। अब हम लोग पेमेंट वाला ये सेल वाला दिखा देते, बोलो सेल का एंट्री क्या हो जाएगा? सेल का एंट्री दिखाओ, यहाँ पर हुआ नहीं एट ব্যাংক लास्ट। অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু কস্টিং পিএল। हाँ लेकिन यहाँ पर आधा आधा होगा, देखो 7,50,000 का आधा करो, 3,75,000 3,75,000 ऐसा हो रहा है। करो एंट्री करो तुम लोग, 50% क्रेडिट सेल है, 50% कैश सेल है, और 7,50,000 का अमाउंट है। ठीक है तो उस हिसाब से कर दो आधा आधा। तो जो क्रेडिट में हुआ है वो डेटर हो जाएगा, और जो कैश में हुआ है वो कैश लिखेंगे। तो ऐसे लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट डेटर डेबिट टू सेल्स 7,50,000, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है अब 50-50 मतलब 3,75,000 और 3,75,000 ये हो गया। अच्छा अब बोला है रिसीव फ्रॉम डेटर, अब ये डेटर को जो बेचा था उससे रिसीव भी हुआ है, तो फिर से वही कैश टू আমি সেলসটা डेटर। কস্টিং পেল লিখলে ভুল হবে? না এখানে কস্টিং পেয়ার লিখবো না আমরা, এখানে আমরা যেহেতু ফাইন্যান্স আর এটাকে মিলিয়ে করছি সেই জন্য আমরা এখানে সেলসটাকে সেলসই দেখাবো। ঠিক আছে সেলসটাকে আর কস্টিং পেয়ার এখানে লিখবো না, যখন ইন্টিগ্রেটেড হবে তখন আমরা সেলসটাকে সেলসই দেখাবো। ঠিক আছে না বাট ওখানে কস্ট অফ সেলস এর তো সব অ্যামাউন্টটা আমি কস্টিং পেলে ট্রান্সফার করলাম, তাহলে এখন যেটা বিক্রি করবো তো কস্টিং পেল থেকে বিক্রি করতে হবে নাকি? কস্ট অফ সেলসটা আমি কস্টিং পেয়ার ট্রান্সফার করেছি, ঠিক আছে অসুবিধা নেই। দেখো এখানে আমাদেরকে কি বলেছে, এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যখন এখানে সেলস এর এন্ট্রি গুলো হয় না তখন কিন্তু পুরোটাই ফাইন্যান্সের এন্ট্রিটাই করতে হয়। এক কাজ করো এই एंट्रीটা सरिए दो, ये कॉस्टिंग पीएल लिखो मत। ठीक है कॉस्टिंग पीएल को हटा दो, कॉस्टिंग पीएल में यहाँ पर ट्रांसफर करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है यहाँ पर ट्रांसफर, ये अगर इंटीग्रेटेड होता
सॉरी नॉन इंटीग्रेटेड होता तब जरूरी होता, ठीक है। यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल मत दिखाओ, यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल का पूरा जो है ट्रांजैक्शन वो जस्ट हम लोगों को, क्योंकि वो ट्रेडिंग पीएल की तरह होता है ना, तो यहाँ ट्रेडिंग पीएल तो हमें मिल जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग पीएल आइटम को उसी तरह से ही यहाँ पर अप्रोच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग और कॉस्टिंग पीएल नहीं दिखाएंगे, तो कॉस्टिंग पीएल मत दिखाओ जब हम लोग इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉस्टिंग पीएल मैंने ट्रेडिंग पीएल से समझाया था, ट्रेडिंग पीएल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग इसको उसी तरह से दिखाएंगे जैसे फाइनेंस वाले दिखाते हैं, क्योंकि ये प्योरली फाइनेंस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि सेल फाइनेंस वाले ही करते हैं इसीलिए, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड है तो ये यहाँ पर ही मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया। अब डेटर को कितना, डेटर से कितना मिला है, देखो डेटर से 2 लाख, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये 2 लाख हो गया, और क्रेडिटर को पेमेंट किया है, तो क्रेडिटर लास्ट यही वाला एंट्री था, क्रेडिटर टू बैंक, ये वाला एंट्री है हम लोगों का 2 लाख, ये भी 2 लाख का एंट्री है। क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब कंबाइन कर रहे हैं ना हम लोग, मैंने कैसे एंट्री सिखाया था तुम लोग को, जैसे देखो अगर ये क्रेडिटर टू बैंक वाला, अगर ये एंट्री नॉर्मली कॉस्ट वाला करेगा नहीं, ठीक है, जैसे कॉस्ट वाला करेगा नहीं ना, तो इसीलिए उनके अकाउंट में तो वो 0 आ रहा है, कोई एंट्री नहीं आ रहा है, तो मर्ज होके यही वाला एंट्री मिलेगा इसी वजह से। और जब ये डेटर का जो हम लोग का यहाँ पर दिखा रहा है, डेटर का जो रिसिप्ट दिखा रहा है ना, ये भी प्योरली जो है फाइनेंस वाला एंट्री। हम एक काम करेंगे, तुम लोग को 2-4 एंट्री और भी लिख के दिखा देंगे, मैंने एक ही एंट्री शायद दिखाया था जो इंटीग्रेटेड वाला था उसका, नेक्स्ट दिन हम 2-4 एंट्रीज का और भी दिखा देंगे, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा क्यों कॉस्टिंग पीएल नहीं आएगा। और यहाँ पर देखो हम लोग और नहीं कर रहे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 काफी बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 4, 5, 6 लास्ट है, और वहां पर 2, ठीक है, इसी क्वेश्चन में 2, इसी पीडीएफ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 2, 4, 5, 6 और एंट्रीज जो है एक बार हम बता देंगे कि कैसे करके ये क्यों नहीं आएगा कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। तो और एक क्लास चाहिएगा, नेक्स्ट क्लास में आई थिंक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ही बड़ा बड़ा है, देखते हैं हो जाएगा, हो जाना तो चाहिए, ठीक है, हो जाए तो बेटर है, कि काफी दिन से हम लोग कर रहे हैं, तुम लोग का भी एक ग्रिप आ चुका है, बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्योंकि 2 तुम लोग कर सकते हो, 2 जो है ना वो आसान है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ एंट्री के साथ तुम लोगों को प्रिपेयर करके दिखाना है, कंट्रोल अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड वाला क्वेश्चन होगा। और बाकी मुझे नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा है क्या है क्वेश्चन, तो एक बार तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो, आई होप कि नेक्स्ट दिन तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं। मैं বলছি যে ইন্টিগ্রেটেড